हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की जो वीडियो है वो वन शॉट वीडियो है। क्लास 12th इकोनॉमिक्स की बुक आपकी है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे आपके जो मिड टर्म एग्जाम 2025 में आ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना और क्वेश्चनों को समझना। सिलेबस जो आपका मिड टर्म एग्जाम 2025 का है उसमें टोटल 4 चैप्टर आ रहे हैं। पहला चैप्टर जो आपका है वो है राष्ट्रीय आय और संबंधित समुच्चय। दूसरा है राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां। तीसरा जो है मुद्रा और बैंकिंग। चौथा जो है सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये टोटल कितना है 40 मार्क्स की जो ये आपकी बुक है। ठीक है, जो पूरा आपका सिलेबस हम पहले कंप्लीट करा चुके हैं, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाकर ये सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल जो वीडियो है आप यहाँ से देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें जो क्लास 12 टीएसपी न्यू ग्रुप नाम से है। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट जरूर विजिट करें जो eklavyastudypoint.com नाम से है। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। और फर्स्ट चैप्टर का पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से अध्ययन कराती है। यानी इसमें हम अर्थव्यवस्था, किसी भी एक देश की अर्थव्यवस्था का समग्र रूप से अध्ययन करते हैं। इसमें क्या क्या चीज आती है? इसमें कुल उत्पादन यानी किसी देश की जीडीपी कितनी है, राष्ट्रीय आय, रोजगार का स्तर, महंगाई, मुद्रा, आपूर्ति आदि जैसे संपूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण संचयकों पर विश्लेषण किया जाता है। यानी एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जो भी इंपॉर्टेंट संचयक आते हैं, जैसे जीडीपी हो गई, राष्ट्रीय आय हो गई, रोजगार का स्तर हो गया, महंगाई हो गई, मुद्रा आपूर्ति हो गई, इन सब का विश्लेषण किया जाता है किसके अंदर? समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। तो समष्टि अर्थशास्त्र सकल घरेलू उत्पाद कितना बढ़ा या घटा, तो इस समय पता लगेगा भाई एक देश की जीडीपी है वो कितनी बढ़ रही है कितनी घट रही है, ये पता लगता है। रोजगार के स्तर में कितना परिवर्तन हुआ है, जैसी व्यापक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कराती है। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या बताती है भाई कि एक देश की जीडीपी कितनी बढ़ रही है कितनी घट रही है, बेरोजगारी कितनी कम हुई है, ठीक है, कितना एक देश की अर्थव्यवस्था को फायदा हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो हम किसके अंदर पढ़ते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के प्रकारों को बताइए। तो एक अर्थव्यवस्था के अंदर कितने प्रकार की वस्तुएं होती हैं? तो एक अर्थव्यवस्था के अंदर 4 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। सबसे पहले आती है आपकी अंतिम वस्तुएं, सेकंड आती है आपकी मध्यवर्ती वस्तुएं, तीसरी जो आपकी आती हैं वो आती हैं उपभोग वस्तुएं, और चौथी जो है वो आती हैं पूंजीगत वस्तुएं। तो एक अर्थव्यवस्था में 4 प्रकार की आपको वस्तुएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहले समझते हैं अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। तो ये वे वस्तुएं होती हैं जो अंतिम उपभोक्ता तक पूरी तरह तैयार रूप में पहुंचती हैं, दोबारा बेची नहीं जाती, आगे उत्पादन में उपयोग नहीं होती, यानी इससे कोई नई चीज नहीं बनती। तो अंतिम वस्तुएं क्या है कि भाई जो भी इसको ले रहा है वो क्या करता है? इसका इस्तेमाल करता है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अंतिम वस्तु कहा जाता है। अंतिम वस्तुएं 2 प्रकार की हो सकती हैं। तो देखिए पहली जो अंतिम वस्तु हो सकती है वो उपभोग वस्तु हो सकती है। ये वे चीजें हैं जो लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए खरीदते हैं। ठीक है, तो अंतिम वस्तु क्या है? जो लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो अंतिम वस्तु होती है। ठीक है, क्योंकि वो अपना इस्तेमाल करते हैं, उससे उससे और कोई काम नहीं होता। जैसे दूध वगैरह हो गया, अगर आप अपने निजी इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं तो वो आपके लिए उपभोग वस्तु हो गई। साबुन हो गए, कपड़े हो गए, मोबाइल फोन हो गए, तो आप क्या करते हैं? इस वस्तु को लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके लिए क्या हो जाती है? अंतिम वस्तु हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इसके आगे ये किसी प्रोसेस में नहीं जाती वस्तुएं। सेकंड जो होती है वो निवेश वस्तुएं होती हैं, यानी एक उपभोक्ता जो होता है वो उपभोग के लिए यूज करता है, और दूसरा एक व्यक्ति या एक संस्था जो होती है वो क्या करती है? निवेश के लिए भी वस्तुओं का इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो ये भी क्या आ सकती है? अंतिम वस्तु में आ सकती हैं। तो ये वे चीजें हैं जिन्हें कंपनियां या व्यवसाय आगे उत्पादन करने के लिए खरीदते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं भाई? ये उत्पादन, यानी इनसे क्या होता है? पैसा कमाया जाता है, या कह सकते हैं भाई कैपिटल फॉर्मेशन होता है, पूंजी निर्माण करने के लिए इन वस्तुओं का यूज होता है। जैसे मशीनें हो गई, फैक्ट्री हो गई, फैक्ट्री के उपकरण हो गए, ट्रक हो गया, कंप्यूटर हो गया, जैसे ऑफिस के लिए लिया जाता है। तो ये सारी भी क्या होती है? अंतिम वस्तुएं होती हैं। ठीक है, इन ये जो वस्तुएं होती हैं ये क्या करती है भाई? किसी ना किसी पर्पस के लिए यूज करी जाती है, अंतिम रूप में यूज करी जाती है। ठीक है, इसमें कोई नई चीज नहीं बनेगी। ये क्या करेंगी भाई? ये वस्तुएं जो आपको मिल गई हैं पूरी तरह से तैयार हैं, बस आपको क्या करना है? इनका इस्तेमाल करना है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अंतिम वस्तु कहा जाता है। ठीक है, तो 2 प्रकार की हो सकती है, या तो उपभोक्ता यूज करेगा तो उसे उपभोग वस्तु कहेंगे, वहीं अगर कोई एक निवेशक उसे इस्तेमाल करेगा तो उसे निवेश वस्तु कहेंगे। ठीक है, तो निवेशक कौन होते हैं? या तो कंपनी हो सकती है, या कोई भी एक व्यावसायिक फर्म हो सकती है, या कोई एक व्यक्ति जो निवेश करना चाहता है उसके लिए जो है ये उपकरण
जो होते हैं अंतिम वस्तु ही होंगे। नेक्स्ट आती है आपकी मध्यवर्ती वस्तु। ये वे वस्तुएं होती हैं जो अंतिम उत्पाद बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। यानी अंतिम उत्पाद, यानी ये जो होती हैं बनाने के लिए, किसी वस्तु को बनाने के लिए यूज करी जाएंगी। ये सीधा उपभोक्ता तक नहीं पहुंचती हैं, बल्कि उत्पादन की प्रक्रिया में काम आती हैं। तो ये डायरेक्ट क्या है, उत्पादन होता है इनका, तो उत्पादन प्रक्रिया में यूज हो रही हैं, तो ये डायरेक्ट उपभोक्ता तक आपके पास नहीं आएंगी, ठीक है ना। अगर आप उपभोक्ता हैं तो ये डायरेक्ट आप इसका यूज नहीं करते हैं। जब ये पूरी तरह से बन के तैयार हो जाती है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी इन्हें बाजार में फिर से बेचा भी जा सकता है, तो इनको रीसेल भी किया जाता है, ठीक है। जैसे गेहूं हो गया, ठीक है ना। तो गेहूं क्या है, तो गेहूं जो उपभोक्ता के पास पहुंचता है वो आटे के रूप में पहुंचता है, ठीक है ना, या उसका कोई ब्रेड बना देता है तो उस रूप में पहुंचता है। तो इसलिए गेहूं को हम क्या कह सकते हैं भाई, ये मध्यवर्ती वस्तु होगी। वैसे लोहे की जो चादरें होती हैं, तो लोहे से भाई बहुत सारे उपकरण बनते हैं, ठीक है। तो लोहे की जो चादर होती है वो क्या होती है, एक मध्यवर्ती वस्तु होती है, क्योंकि इससे और भी चीजें बननी होती हैं और इसमें और भी लागतें लगनी होती हैं। ऐसे ही कपास हो गया आपका, तो कपास भी जो होता है भाई वो कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। या तो कपास बेचा जाता है या तो इसके कपड़े बनाए जाते हैं, तो रीसेल के लिए भी यूज किया जा सकता है या कपड़े बनाने के लिए, इसलिए भी इसे क्या कहेंगे, मध्यवर्ती वस्तु। ऐसे लकड़ी हो गई, तो लकड़ी भी क्या होती है भाई, मध्यवर्ती वस्तु होती है एक तरह से, क्योंकि इसके फर्नीचर बन सकते हैं, टेबल बन सकती है, कुर्सियां बन सकते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो बनती हैं, तो इसलिए क्या होती है, मध्यवर्ती वस्तु होती है, ठीक है। तो मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी वस्तुएं हैं, जो उपभोक्ता तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती, कि भाई डायरेक्ट उपभोक्ता उसका इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि जब वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद उपभोक्ता अगर उसका इस्तेमाल करता है तो वो क्या कहलाती है हमारी भाई, अंतिम वस्तु कहलाती हैं। और जिन सामानों से कोई सामान बन रहा है वो क्या कहलाती है, मध्यवर्ती वस्तु कहलाती हैं। उपभोग वस्तुएं, ये वे वस्तुएं होती हैं जो सीधे उपभोक्ता द्वारा उपयोग की जाती हैं। तो उपभोग वस्तुएं, नाम से ही पता लग रहा है आपको कि इसे क्या होगा, उपभोक्ता डायरेक्ट यूज करेंगे और उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होती हैं। तो इसमें कोई भी उत्पादन प्रक्रिया नहीं करी जाती, इसको डायरेक्ट कंज्यूमर जो होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, वो उपभोग करते हैं। इन्हें लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए खरीदते हैं, ना कि आगे बेचने या उत्पादन के लिए, ठीक है। तो उपभोग वस्तुएं जो होती हैं, कोई भी व्यक्ति खरीदता है तो इसमें कोई उत्पादन नहीं करता, कोई नई चीज नहीं बनाता इनसे, बल्कि क्या करता है, इनका स्वयं इस्तेमाल कर लेता है। जैसे भोजन हो गया, ठीक है, कपड़े हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, तो ऐसे जो चीजें होती हैं वो व्यक्ति क्या करता है भाई, अपने लिए खरीदता है, अपने उपभोग के लिए खरीदता है, तो इसलिए उसे क्या कहा जाता है, उपभोक्ता वस्तुएं कहा जाता है। पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, ये वे टिकाऊ वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन में उपयोग की जाती हैं लेकिन सीधे उपभोक्ताओं द्वारा इस्तेमाल नहीं होती हैं। तो ये जो पूंजीगत वस्तुएं हैं ये किस लिए होंगी भाई, उत्पादन में उपयोग होती हैं। यानी कि जब पूंजीगत वस्तुएं लाई जाती हैं तो उससे कोई ना कोई सामान बनाया जाता है, ठीक है। इनका उपयोग उद्योगों और व्यवसायों में लंबी अवधि तक किया जाता है, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल एक उपभोक्ता नहीं करता, बल्कि उद्योगों और व्यवसायों में एक लंबे समय तक किया जाता है, ठीक है। ये अंतिम उपभोग वस्तु नहीं होती, बल्कि अन्य वस्तु बनाने के लिए काम आती हैं। तो ये क्या होता है भाई, ऐसा कि नहीं कि इसका लिया और एक व्यक्ति अपने लिए अंतिम उपभोग करता है, बल्कि क्या होता है, ये वस्तुएं जो होती है अन्य वस्तु बनाने के काम में आती है, ठीक है। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पूंजीगत वस्तुएं। जैसे मशीनें हो गई, ठीक है। तो मशीनें क्या करती हैं भाई, मशीनें भी तो सामान बनाने के लिए यूज होती है ना। तो मशीनों से क्या करते हैं लोग, पूंजी निर्माण करते हैं। औद्योगिक सामान हो गया, फैक्ट्री उपकरण हो गए, कृषि के उपकरण हो गए, तो ये सारे उपकरण जो किसके अंदर आते हैं, पूंजीगत वस्तुएं के अंदर आते हैं, क्योंकि इनसे पूंजी निर्माण किया जाता है, पैसा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आय का चक्रीय प्रवाह दो क्षेत्रीय मॉडल। तो आय का चक्रीय प्रवाह क्या है, अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन और व्यय एक चक्र की तरह लगातार घूमते रहते हैं। एक क्षेत्र में किया गया खर्च दूसरे क्षेत्र के लिए आय बन जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था चलती रहती है। यानी आप अगर खर्चा कर रहे हैं तो वो किसी की आय बनेगा, फिर वो अगर किसी चीज पे खर्चा कर रहा है तो वो किसी और की आय बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आय जो होती है वो एक चक्र की भांति एक अर्थव्यवस्था में निरंतर चलती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है। तो आय का चक्रीय प्रभाव दो क्षेत्रीय मॉडल देखते हैं। तो आय के प्रभाव के दो क्षेत्रीय मॉडल में दो क्षेत्र आते हैं। पहला परिवार क्षेत्र आता है आपका, दूसरा जो आता है वो उत्पादन क्षेत्र आता है, ठीक है। तो आय का चक्रीय प्रभाव किस तरह से काम करता है, देखिए, किसी भी चीज का अगर उत्पादन करना है तो उत्पादन के लिए उत्पादन क्षेत्र जिम्मेदार होगा भाई। उत्पादन क्षेत्र ही क्या करेगा, किसी भी चीज का उत्पादन करेगा, लेकिन उत्पादन क्षेत्र को किसी भी सामान को बनाने के लिए जरूरत किसकी पड़ती है, परिवार क्षेत्र की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मान लीजिए अगर उत्पादन क्षेत्र किसी चीज का उत्पादन कर रहा है तो उसे किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, भूमि की जरूरत पड़ेगी, श्रम की जरूरत पड़ेगी, पूंजी की जरूरत पड़ेगी, या एक उद्यमी जो परिवार क्षेत्र से आएगा,
तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग मिलकर ही तो उत्पादन क्षेत्र में काम करके किसी चीज का उत्पादन करेंगे। तो इन चीजों को क्या कहते हैं, कारक सेवाएं कहते हैं। यानी जब परिवार क्षेत्र जो है वो उत्पादन क्षेत्र को कोई भी चीज दे रहा है तो वो कारक सेवाओं के अंदर आती है, जिसमें भूमि हो गया, आपका श्रम हो गया, पूंजी हो गया, उद्यम हो गया। ठीक है, अब उत्पादन क्षेत्र क्या करेगा, इन सारी चीजों को लेकर कोई ना कोई किसी ना किसी चीज का उत्पादन करेगा। ठीक है, तो किस चीज का उत्पादन करेगा वो भाई, किसी भी चीज का उत्पादन करेगा, लेकिन उत्पादन के लिए परिवार क्षेत्र को भी तो इसके बदले कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, वो कारक सेवाओं के लिए भुगतान करेगा। यानी अगर उसने क्या करा है भाई, परिवार क्षेत्र से उत्पादन क्षेत्र ने अगर भूमि ली है तो उसे किराया देना पड़ेगा, श्रम लिया है तो उसे मजदूरी देनी पड़ेगी, पूंजी लिया है तो ब्याज देना पड़ेगा, उद्यमी अगर है तो वो क्या करेगा भाई, लाभ कमाएगा। ठीक है, तो परिवार क्षेत्र जब भी उत्पादन क्षेत्र को कारक सेवाएं देगा तो उसके बदले क्या करेगा, वो कारक सेवाओं के लिए भुगतान लेगा। ठीक है, तो परिवार क्षेत्र ने भाई इनको क्या दिया, कारक सेवाएं, उत्पादन क्षेत्र ने बदले में क्या दे दिया भाई, कारक सेवाओं के लिए भुगतान कर दिया। ठीक है, अब उत्पादन क्षेत्र ने क्या किया भाई, वस्तुएं बनाएगा। तो उत्पादन क्षेत्र क्या करेगा, या तो वस्तुएं बनाएगा या तो सेवाएं देगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, अब जो भी उत्पादन क्षेत्र वस्तुएं और सेवाएं बनाएगा वो किसको देगा, वो परिवार क्षेत्र को ही तो देगा। ठीक है, लेकिन क्या परिवार क्षेत्र को ऐसे ही देगा, नहीं, परिवार क्षेत्र को अगर ये सारी चीजें चाहिए, वस्तु और सेवाएं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, उसको उपभोग पर व्यय करना पड़ेगा। यानी कुछ ना कुछ खर्चा करेगा, वो कुछ ना कुछ पैसे देगा, तभी तो वस्तु और सेवाएं जो है परिवार क्षेत्र को मिलेगी। ठीक है, तो एक जो दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है उसके अंदर अगर आप आय का चक्रीय प्रभाव मॉडल देखेंगे तो ये निरंतर घूमता रहता है। यानी परिवार क्षेत्र क्या करेगा भाई, उत्पादन क्षेत्र को कारक सेवाएं देगा, तब उत्पादन क्षेत्र जो है वो क्या करेगा भाई, परिवार क्षेत्र को उसके मतलब भुगतान करेगा। ठीक है ना, कारक सेवाओं का भुगतान करेगा। और उसके बाद फिर भाई उत्पादन क्षेत्र ने क्या किया, ये सारी चीजें लेके कोई सामग्री बनाई, कोई भी सामान बनाया, तो उसके बदले में फिर क्या करेगा, अब वो क्या करेगा, जब वो सामान बन गया तो उस सामान को कौन खरीदेगा, परिवार क्षेत्र ही खरीदेगा। और परिवार क्षेत्र अगर उस वस्तु या सेवा को खरीद रहा है तो उसके बदले परिवार क्षेत्र को क्या करना पड़ेगा, उत्पादन क्षेत्र को उपभोग व्यय करना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भाई जो उत्पादन क्षेत्र है वो परिवार क्षेत्र को आय दे रहा है और जो परिवार क्षेत्र है वो उत्पादन क्षेत्र को आय दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये आय का जो चक्रीय प्रभाव वो निरंतर एक अर्थव्यवस्था के अंदर चलता रहता है। तो इसमें दो तरह की चीजें होती हैं। सबसे पहला एक वास्तविक प्रवाह, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो वास्तविक प्रवाह क्या होता है, जैसे संसाधनों, श्रम, पूंजी, भूमि और वस्तु और सेवाओं का प्रवाह। यानी जहां पर इस चक्रीय प्रभाव में आपको ये दिखाई दे रहा है कि वहां पर संसाधन आपको दिखाई देंगे, श्रम, पूंजी, भूमि और वस्तु और सेवा, तो वो क्या होंगे, वो संसाधन है। तो जहां पे आपके संसाधनों का प्रवाह दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है, वास्तविक प्रवाह। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये नीला वाला, परिवार क्षेत्र ने जो क्या दिया था भाई, कारक सेवाएं दी थी और उसके बदले उसने क्या लिया था, वस्तु और सेवाएं ली थी। तो ये वाला आप यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको वस्तुएं देखने को मिल रही हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वास्तविक प्रवाह। यानी संसाधन जहां दिखाई देंगे वो वास्तविक प्रवाह होगा। तो ये नीला वाला आप देख रहे हैं, ये क्या होता है, वास्तविक प्रवाह होता है। ठीक है, वहीं दूसरा क्वेश्चन आता है भाई, मौद्रिक प्रवाह क्या होता है। तो इसी अगर आप चक्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह मॉडल के अंदर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, भुगतान के रूप में धन का प्रवाह दिखाई देगा। ठीक है, और जहां धन का प्रवाह दिखा देता है उसे मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। ठीक है, जैसे ये उपभोग व्यय, ये क्या है, धन का प्रवाह है। ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र है वो भी क्या है, धन का प्रवाह है। तो इसे क्या कहा जाता है, मौद्रिक प्रवाह। ठीक है, तो एक अर्थव्यवस्था के अंदर जहां हमें मौद्रिक लेन देन दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, मौद्रिक प्रवाह करते हैं। और एक अर्थव्यवस्था के अंदर जहां हमें संसाधनों का प्रवाह या वस्तुओं का प्रवाह या सेवाओं का प्रवाह दिखाई देता है उसे हम वास्तविक प्रवाह कहते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उपभोक्ता वस्तुएं क्या है, इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं पहले समझते हैं। वे वस्तुएं जो सीधे मानव आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और उत्पादन में उपयोग नहीं होती हैं, इन्हें अंतिम उपयोगकर्ता हो सकते हैं उपभोक्ता परिवार, सरकार, गैर सरकारी संगठन। ठीक है, तो उपभोक्ता वस्तुएं क्या है भाई, ये उत्पादन के लिए यूज नहीं होती, इसे डायरेक्ट हम जो भी उपभोक्ता होता है वो लेता है और उसका इस्तेमाल करता है। तो उपभोगकर्ता कौन हो सकता है, तो उपभोगकर्ता भाई परिवार हो सकता है, सरकार हो सकती है और गैर सरकारी संगठन हो सकते हैं। ठीक है, उपभोक्ता वस्तुओं का वर्गीकरण। अब उपभोक्ता वस्तुओं को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो सबसे पहले जो आपकी आती है वो आती है टिकाऊ वस्तुएं। ठीक है ना, उपभोक्ता वस्तुओं में ये वस्तुएं लंबी अवधि तक उपयोग में लाई जाती हैं और बार बार उपयोग की जा सकती हैं। ठीक है, तो इनका जो टाइम पीरियड होता है इन वस्तुओं का वो लंबा होता है। ठीक है ना, 4 साल, 5 साल, 6 साल इतनी चल जाती हैं। जैसे कार हो गई, फर्नीचर हो गया, टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, तो ये ज्यादातर क्या होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, टिकाऊ वस्तुएं। दूसरी जो आती है वो आती है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। ये
इन वस्तुओं की उम्र टिकाऊ वस्तुओं की तुलना में कम होती है, लेकिन अल्पकालिक वस्तुओं से अधिक होती है। यानी जल्दी खराब होने वाली, जल्दी खत्म होने वाली वस्तुओं से जो इनकी उम्र ज्यादा होती है, और जो टिकाऊ वस्तु होती है उनसे कम होती है। ठीक है, जैसे कपड़े हो गए, जूते हो गए, बर्तन हो गए, तो ये लगभग आपके 1 साल के आसपास चल जाते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं कहा जाता है। तीसरा आती है आपकी अल्पकालिक वस्तुएं। ये वे वस्तुएं हैं जो एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाती हैं या बहुत कम समय तक चलती हैं। ठीक है, यानी आप लेकर आए और आप क्या करते हैं, तुरंत इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, अल्पकालिक वस्तुएं। जैसे भोजन हो गया, ठीक है, पेय पदार्थ हो गया, या सौंदर्य प्रसाधन के साधन हो गए, या समाचार पत्र हो गया, तो ये सारी चीजें क्या होते हैं, अल्पकालिक वस्तुएं होती हैं। ठीक है ना, बिल्कुल कम समय के लिए यूज करी जाती हैं और ये खत्म हो जाती हैं। नेक्स्ट आती है आपकी सेवाएं। ये अमूर्त होती हैं, यानी इन्हें छुआ नहीं जा सकता, लेकिन ये मूल्य प्रदान करती हैं। तो जो सेवाएं होती हैं भाई, ये भी क्या होती हैं, एक तरह से इनके लिए भी क्या किया जाता है, भुगतान किया जाता है। ये हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन इनका भी क्या होता है, एक मूल्य होता है। इन्हें संग्रहित नहीं किया जा सकता और ये उपयोग के दौरान प्रदान की जाती है। तो इन्हें हम इकट्ठा करके नहीं रखते हैं, जब इनकी जरूरत होती है उसी समय हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। जैसे बैंकिंग प्रणाली हो गई, ठीक है, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य सेवाएं हो गए, परिवहन हो गए, तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, सेवाओं के अंदर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्या सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती हैं, लेकिन सभी उत्पादक वस्तुएं जो हैं वो पूंजीगत नहीं होती। ठीक है, तो इस कथन को हमें समझाना है। तो सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती हैं, यानी अगर हम पूंजीगत वस्तुओं की बात करें तो वो तो उत्पादक वस्तुएं होती हैं, लेकिन सभी उत्पादक वस्तुएं जो हैं वो पूंजीगत नहीं होती। ठीक है, ये कथन जो हमने देखा ये बिल्कुल सही है। क्यों, देखिए, पूंजीगत वस्तुएं हमेशा उत्पादन के लिए काम आती है। तो जो पूंजीगत वस्तुएं वो क्या होंगी भाई, उत्पादन के लिए काम आएंगी, लंबे समय तक उपयोग होती हैं, और लंबे समय तक इनका उपयोग होगा। जैसे मशीनें हो गई, फैक्ट्री हो गई, उपकरण हो गए, ट्रैक्टर हो गए, तो ये सब क्या है, लंबे समय तक चलते हैं, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं भाई, पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। वहीं जब हम किसकी बात करेंगे, उत्पादक वस्तुओं की बात करते हैं, तो ये पूंजीगत नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं होती, क्योंकि कुछ उत्पादक वस्तुएं अल्पकालिक होती हैं और जल्दी खत्म हो जाती हैं। जैसे आटा हो गया, लकड़ी हो गई, स्टील हो गई, तो ये क्या है, लंबे समय तक नहीं चल रही। तो इसलिए देखिए, उत्पादन तो आटा, लकड़ी और स्टील से भी होता है, लेकिन ये लंबे समय के लिए इनका इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, ये अल्पकालिक होती हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो उत्पादक वस्तुएं होती हैं वो पूंजीगत वस्तुएं नहीं हो सकती। ठीक है, जीडीपी एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है, लेकिन इसके उपयोग की सीमाएं होती हैं। तो कह सकते हैं भाई, जो जीडीपी होता है वो आर्थिक संकेतक तो होता है कि एक देश की अर्थव्यवस्था में अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो कहेंगे भाई विकास की ओर जा रही है हमारी आर्थिक स्थिति। ठीक है, लेकिन क्या वो बिल्कुल सही चीजें बताता है, तो कह सकते हैं नहीं भाई, आर्थिक कल्याण को कभी भी जीडीपी सही नहीं मापता, इसकी कुछ सीमाएं होती हैं। जीडीपी किसी देश की आर्थिक गतिविधि का संकेतक है, लेकिन यह हमेशा वास्तविक विकास और कल्याण को पूरी तरह नहीं दर्शाता। इसकी मुख्य सीमाएं इस प्रकार हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई जो जीडीपी है वो हमेशा जो है वास्तविक विकास और कल्याण को नहीं दिखाता, इसकी कुछ सीमाएं होती हैं, इनको देखते हैं। देखिए, जीडीपी के वितरण की बात करेंगे सबसे पहले। इसमें हम जीडीपी केवल कुछ उत्पादक दिखाती है, यह नहीं बताती कि धन अमीर और गरीब के बीच कैसे बटा हुआ है। तो जीडीपी हमें ये तो दिखा रही है कि भाई उत्पादन कितना ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन ये नहीं दिखाती कि भाई उस उत्पादन से धन का फायदा किसको ज्यादा हो रहा है, अमीर को हो रहा है या गरीब को हो रहा है। ठीक है ना, जाहिर सी बात है भाई, सबसे ज्यादा फायदा कौन ले जा रहे हैं, अमीर लेकर जा रहे हैं। अमीरों को ही फायदा होता है क्योंकि वो पैसा लगाते हैं और उनको ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता है। गरीब जो होता है बेचारा, वो नौकरी पैसे वाला होता है, वो उतना पैसा नहीं लगा पाता, तो उसको क्या मिलती है, मात्र सैलरी मिलती है, वो भी कम मात्रा में मिलती है। तो इसलिए ठीक है, जो भाई पैसा आ रहा है वो कैसे बांटा जा रहा है, जीडीपी कभी नहीं दिखाती। ठीक है, तो इससे में आप क्या देखेंगे भाई, अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब जो है आपको और गरीब होता हुआ दिखाई देता है। जीडीपी की संरचना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखिए, जीडीपी यह नहीं बताती कि उत्पादन किन चीजों पर हुआ है, तो ये कभी नहीं दिखाएगी भाई कि उत्पादन किन चीजों पर हो रहा है। यदि हथियारों और गहनों पर अधिक खर्चा हो रहा है और शिक्षा और स्वास्थ्य पर कम, तो आम जनता को लाभ नहीं मिलता। यानी आप क्या कर रहे हैं भाई, अपनी जीडीपी जो बढ़ा रहे हैं वो हथियारों और गहनों को बनाकर बढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या होगा भाई, अमीरों को फायदा होगा। ठीक है, या फिर युद्ध संबंधी चीजें बना रहे हैं
तो सेना के लिए बनाई जा रही हैं, ठीक है। तो ज्यादा पैसा आप यहाँ खर्च कर रहे हैं और शिक्षा और स्वास्थ्य पर आप खर्चा ही नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, समाज का कल्याण तो हो नहीं सकता। तो इसलिए जीडीपी की संरचना जो है वो किस प्रकार की है, ये जीडीपी कभी ये जो हमारी जीडीपी में नहीं दिखाया जाता कि भाई विकास जो हो रहा है वो विकास किन चीजों में हो रहा है, ठीक है, कि क्या जो विकास हो रहा है उसमें जनता का भी लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये जीडीपी की संरचना हमें नहीं बताती है। वस्तु विनिमय प्रणाली की अनदेखी करी जाती है। तो जीडीपी में केवल पैसों से हुए लेन देन को गिना जाता है, वस्तु विनिमय से हुई आर्थिक गतिविधि इसमें शामिल नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें आज भी देखते हैं भाई, देश के अंदर कई जगह आप देखेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली चलती है, ठीक है। तो उसको हम नाप ही नहीं सकते जीडीपी के अंदर, केवल पैसे के लेन देन को नाप सकते हैं। तो ये भी क्या, इसकी एक सीमा है। नकारात्मक बाधाएं भी हमें देखने को मिलती हैं इसके अंदर। तो प्रदूषण, पेड़ कटाई, ध्वनि प्रदूषण जैसे नकारात्मक प्रभाव समाज और पर्यावरण पर पड़ते हैं, लेकिन इनका खर्च जीडीपी में नहीं जुड़ता। तो भाई बड़े बड़े औद्योगिक कंपनियां जो हैं और बड़े बड़े जो प्लांट लगाए जाते हैं, तो उनसे क्या निकलता है भाई, प्रदूषण निकलता है, केमिकल निकलता है, जिससे बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं, और वो खर्चा जो उनके स्वास्थ्य पर होता है उसको भी जीडीपी में नहीं दिखाया जाता। यानी नकारात्मक बाधाएं तो हमें दिखाई नहीं दी जीडीपी के अंदर, ठीक है। तो उनको जो हम नाप नहीं पाते। सकारात्मक बाधाएं, शिक्षा, टीकाकरण, वृक्षारोपण जैसी गतिविधियों से समाज को लाभ होता है, पर जीडीपी इन्हें भी पूरी तरह नहीं माप पाती, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पॉजिटिव चीजें भी होती हैं जिससे पूरे समाज को फायदा होता है, लेकिन उसको भी जीडीपी में नहीं नापा जाता। तो ये भी क्या है, जीडीपी कल्याण की एक सीमा है। कल्याण का अधूरा माप है। तो अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी का जो विकास दिखाया जाता है वो हमेशा क्या आपको दिखाएगा, अधूरा कल्याण दिखाता है, अधूरा माप दिखाता है कल्याण का। जीडीपी बढ़ने से जरूरी नहीं है कि जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण की स्थितियां सुधरे, इसलिए यह कल्याण का सही संकेतक नहीं है। तो ये हम नहीं कह सकते कि भाई कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति के जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण की स्थितियों में भी सुधार हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है कहा जा सकता है इस तरह से कि जो जीडीपी है वो कल्याण की जो सही स्थिति को नहीं दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है। तो देखिए जीडीपी डिफ्लेटर एक सूचकांक है जो अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की औसत कीमतों में हुए बदलाव को मापता है, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या कर रहा है भाई, एक अर्थव्यवस्था में, ठीक है, जो वस्तु और सेवाओं में जो कीमतों में बदलाव आया है, औसत बदलाव आया है, उसको बताता है। तो इससे क्या होगा, इससे भाई मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटाया जा सकता है, ठीक है। जो कीमतों में बदलाव आया है तो वो बताएगा भाई कि क्या कीमतों में जो बदलाव आया वो महंगाई की वजह से तो नहीं आया है, ठीक है। तो उसको बताता है ये। यह नाम मात्र की जो जीडीपी होती है उसको वास्तविक जीडीपी में बदलने में मदद करता है, ठीक है। इससे हम समझ सकते हैं कि जीडीपी में वृद्धि सिर्फ कीमतों के बढ़ने से हुई है या उत्पादन में भी असली बढ़ोतरी हुई है। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है भाई, ये बताता है कि जो जीडीपी आपकी बढ़ रही है कहीं वो कीमत की वजह से तो नहीं बढ़ रही है, या वाकई में ही आपने इतना उत्पादन किया जिसकी वजह से आपकी जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, जीडीपी डिफ्लेटर करता है। तो नाम मात्र की जीडीपी क्या होती है, यह किसी वर्ष में वस्तु और सेवाओं के कुल उत्पादन को उनकी मौजूदा कीमत पर नापता है, ठीक है। तो नाम मात्र का जीडीपी क्या कर रहा है भाई, सेम वर्ष, जो वर्ष है उसी वर्ष में वस्तु और सेवाओं की जो उत्पादन है और उसका प्राइस है उसी प्राइस में नापा जाता है। वहीं जब हम वास्तविक जीडीपी की बात करते हैं, ये जीडीपी को पुरानी कीमतों पर मापता है, जिससे मुद्रास्फीति का प्रभाव हटा दिया जाता है। तो ये क्या करता है भाई, जो पिछले साल जो कीमत रही होगी और इस साल जो कीमत में बदलाव आया है, जो इस साल की कीमत है उसको हटा के पुरानी जो कीमत होती है उसको लेकर जो है वो नापता है जीडीपी को, तो जिससे हमें वास्तविक जीडीपी का पता लगता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर का, नाम मात्र जीडीपी यानी नॉमिनल जीडीपी को आप ऊपर रखेंगे, अपॉन में वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी रखेंगे, इनटू 100 कर देंगे तो आपका जीडीपी डिफ्लेटर आ जाता है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2024 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 2024 में जो क्वांटिटी थी किसी प्रोडक्ट की 10 थी और उसका प्राइस जो था वो 100 था, ठीक है। तो मान लीजिए हमारी जो जीडीपी बनती है वो कितनी बनती है, 1000 बनती है, ठीक है। वहीं जब हम 2025 की बात करते हैं तो आप 2025 में देखेंगे जो क्वांटिटी है वो आपको 8 दिखाई देगी, यानी आप देखेंगे भाई जो प्रोडक्ट है वो कम हो गया है, लेकिन वहीं आप जब प्राइस देखेंगे इसका कितना हो गया, 200 हो गया। और जब आप जीडीपी की बात करेंगे तो आपको जीडीपी कितनी दिखाई देगी, 1600 दिखाई देगी। तो अब आप क्या कहेंगे कि जो आपकी जीडीपी है वो बढ़ी है, ठीक है। तो आप देखेंगे, बिल्कुल कहेंगे भाई जीडीपी पहले 1000 थी, आप देख रहे हैं इस साल 1600 हो गई, तो आप कहेंगे भाई जीडीपी तो बढ़ गई है। तो क्या ये जीडीपी का सही संकेतक है, नहीं, ये जीडीपी का सही संकेतक नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए उत्पादन जो है वो घटा है और यहाँ पर प्राइस जो बढ़ा है, यानी महंगाई के बढ़ने की वजह से आपकी जीडीपी जो है वो बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। तो अब हम क्या करेंगे, उसे वास्तविक जीडीपी में बदलेंगे। तो ये जो आपकी है ये क्या है, ये जो आपकी है ये नाम मात्र की जीडीपी है, ठीक है। तो ये नाम मात्र की आपको जीडीपी दिखाई देगी। अब हम क्या करेंगे,
वास्तविक जीडीपी में बदलेंगे जब, तो वास्तविक जीडीपी कैसे बदली जाती है, तो वास्तविक जीडीपी में हम क्या करेंगे कि जो प्राइस था हमारा, ये जो प्राइस था पिछले साल का, इसी प्राइस को हम जो आज की जो 2025 की क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लगेगा। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, वास्तविक जीडीपी। तो वास्तविक जीडीपी अगर हम देखते हैं तो क्या निकल कर आएगी, तो देखिए क्वांटिटी जो है वो क्या है 2025 की ली जाएगी 8 है। ठीक है, और जो प्राइस लिया जाएगा वो कब का लिया जाएगा, वो बेस ईयर का, यानी जिस साल जो पिछले साल का प्राइस था, जो बेस ईयर प्राइस था, ठीक है, उसको लिया जाएगा। तो यहाँ पर कितना आपका 100 है। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 800। तो वास्तविक अगर आप जीडीपी देखेंगे आपकी ये आ रही है, जबकि नाम मात्र की जीडीपी आपको क्या दिखा रही है, 1600 दिखा रही है। तो इसका मतलब जो जीडीपी आपकी बढ़ी है वो किसकी वजह से बढ़ी है, वो बढ़ी है प्राइस के बढ़ने की वजह से, मुद्रास्फीति की वजह से जो है आपकी जीडीपी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर कितना है इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए नॉमिनल जीडीपी कितनी थी आपकी। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी आपकी है 1600। ठीक है, और जो वास्तविक जीडीपी आप देखेंगे वो कितनी है 800। ठीक है, तो 800 है, और इनटू में क्या हो गया आपका 100। ठीक है, अब क्या करेंगे आप इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 200। तो जीडीपी डिफ्लेटर आपका क्या दिखा रहा है 200 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं भाई कि जब हमारी क्या होती है नाम मात्र की जीडीपी और वास्तविक जीडीपी बराबर होती है, तब उस टाइम हम देखेंगे क्या, मान लीजिए अगर हमारी नाम मात्र की जीडीपी, ठीक है, और जो वास्तविक जीडीपी है वो अगर दोनों बराबर होती, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई, हमारी जीडीपी क्या होती, बढ़ रही होती, तो वो 100 दिखाई देती। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा भाई कि जो नाम मात्र की जीडीपी है वो भी अलग है। ठीक है, यानी नाम मात्र की जो जीडीपी है वो अलग है और जो वास्तविक जीडीपी वो अलग है। ठीक है, तो अब अगर हम देखते हैं तो हमारा कितना आ रहा है 200। अगर 100 होता तो कह सकते थे हम भाई क्या है कि जो हमारा जीडीपी है वो सही बढ़ रहा है। ठीक है, एक लेवल पे है जीडीपी। ठीक है, सही जो है चीज दिखाई दे रही है जीडीपी में। लेकिन वहीं जब हम देख रहे हैं यहाँ पर 200 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि जो हमारी जीडीपी बढ़ी है वो प्राइस के दो, यानी प्राइस जो हमारा है वो डबल हो गया है, यानी 200 यानी 100 हो गया है प्राइस। ठीक है, 100 प्राइस बढ़ने यानी 100% प्राइस बढ़ने की वजह से जो है आप देख रहे हैं जीडीपी आपको बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हम महंगाई देखेंगे तो कितनी बढ़ी है, आपको 100% बढ़ाई जो महंगाई है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जीडीपी आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर को काउंट करते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल सा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोहरी गणना क्या है उदाहरण के साथ बताइए। ठीक है, तो दोहरी गणना क्या होती है, दोहरी गणना तब होती है जब एक ही उत्पाद की मूल्य को कई बार गिन लिया जाता है, जिससे आर्थिक मापदंड जैसे जीडीपी बढ़ जाते हैं। इसे रोकने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को गिना जाता है। तो दोहरी गणना का मतलब यह है कि भाई एक अर्थव्यवस्था के अंदर कई बार एक ही वस्तु को कई बार गिन लिया जाता है, जिसकी वजह से आप दोहरी गणना होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक अर्थव्यवस्था में ये सारे जो हैं प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र सारी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं भाई, यही लोग हैं एक अर्थव्यवस्था के अंदर, और वो लोग क्या कर रहे हैं भाई उत्पादन कर रहे हैं, सामान बना रहे हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में भी लगे हुए हैं, इसमें आप देखेंगे द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के लोग लगे हुए हैं। अब टोटल जीडीपी अगर हम काउंट करने जाएंगे तो उसका दोहरी गणना किस तरह से उत्पन्न होगी ये समझते हैं। तो देखिए मान लीजिए एक किसान है, वो गेहूं का उत्पादन कर रहा है, प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, और गेहूं का उत्पादन यानी उसने अपनी सारी लागतें लगा के भाई उसकी कीमत रखी गेहूं की 20 रुपए की, भाई मैं 20 रुपए में बेचूंगा। ठीक है, अब क्या होगा भाई दूसरा क्षेत्र वाला आएगा आटा मिल। ठीक है, एक ही जगह की बात कर रहे हैं हम, ये आटा मिल उसी जगह लगी हुई है, तो गेहूं का आटा बनाएगा वो। तो जब गेहूं का आटा बनाएगा भाई उसमें बिजली लगेगी, उसकी श्रम लगेगी, तो उसने अब आटे की कीमत क्या कर दी 40 रुपए कर दी। ठीक है, तो उसने क्या किया भाई 20 रुपए जो है वो अपना जोड़ दिया, तो अब आटे की कीमत क्या हो जाएगी 40। ठीक है, अब वो आटा किसके पास जाएगा भाई बेकरी वाले के पास जाएगा। ठीक है, तो वो भी क्या कर रहा है उत्पादन कर रहा है, ब्रेड बनाएगा, तो जब वो ब्रेड बनाएगा भाई वो भी तो अपनी लागत लगाएगा, तो वो क्या करेगा 40 रुपए और ऐड करेगा, इसकी कीमत क्या हो जाएगी अब 80 रुपए हो जाएगी। ठीक है, अब जाएगा भाई तीसरे क्षेत्र यानी रिटेलर के पास। ठीक है, वो क्या करेगा भाई ब्रेड को, क्योंकि वो लेकर आया अपनी शॉप तक, अब उसको बेचना है तो उसने भी भाई अपना परिवहन वगैरह लगाया, साधन लगाए हैं, तो वो क्या करेगा भाई इसमें और मूल्य वृद्धि कर देगा। ठीक है, तो अब वो क्या कर देगा इसने 20 रुपए इसने भी बढ़ा दिए मान लीजिए। ठीक है, 20 रुपए इसने भी बढ़ा दिए, अब 20 रुपए इसने बढ़ाए तो अब इसकी कीमत कितनी हो गई 100 रुपए। तो रिटेलर ने क्या कर दी इसकी कीमत 100 रुपए कर दी। अब जो अंतिम यानी जो ग्राहक लास्ट में जो ग्राहक उसको खरीदता है, तो अंतिम रेट जो होगी वो 100 रुपए की होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन सारी स्थितियों में देखेंगे, यहाँ पर जो है ये प्रारंभिक छोड़ के इन वाली स्थितियों में क्या हुआ है मूल्य का संवर्धन हुआ, यानी सबने अपने प्राइस को बढ़ा बढ़ा के क्या किया है अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाया है। ठीक है, तो प्रारंभिक अगर आप उत्पादन देखेंगे 20 रुपए था। ठीक है,
और उसके बाद अगर आप देखेंगे जो आटा बना तब इसमें कितना 20 रुपए को बढ़ाया गया, ठीक है। और उसके बाद फिर देखेंगे जब बेकरी के पास आया तो उसने 40 रुपए बढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर रिटेलर के पास आया, उसने 20 रुपए बढ़ा दिया, ठीक है। और अंतिम में अगर देखेंगे तो टोटल कीमत कितनी हो गई उसकी, 100 रुपए हो गई। अब क्या कहा जाता है भाई, एक व्यक्ति को आप जाओ इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जो जीडीपी है, उस अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी है उसको काउंट करके आओ। तो एक व्यक्ति जाएगा, वो देखेगा भाई कि हमें क्या करना है भाई, देखना है तो जीडीपी जो निकलेगी क्या निकलेगी भाई, किसकी कितनी इनकम थी उसके हिसाब से निकाली जाएगी, ठीक है। कितने कितना उत्पादन किया था, तो आएगा वो देखेगा भाई इस अर्थव्यवस्था के अंदर ये सारे लोग हैं, तो इन सबकी जो आय को मैं प्लस कर देता हूं तो जीडीपी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अब उसने क्या किया, फटाफट भाई सबसे पूछा तुमने कितना बेचा, तुमने कितना बेचा, तो सबको देखा और सबको कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो यहां पर आके आ गया 340, ठीक है, 340 रुपए। तो वो कह देगा भाई देश की अर्थव्यवस्था जो है वो 340 रुपए है, यानी जीडीपी जो हमारी वो 340 है। तो क्या वाकई में आप देख रहे हैं कि जो जीडीपी है वो 340 होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें डबल काउंटिंग हो रही है भाई। इसने जो मूल्य वृद्धि करी थी, ठीक है, वो मूल्य वृद्धि जो है उसने क्या करी भाई, काउंट कर ली, इस वाले की भी काउंट कर ली, फिर क्या किया, इसकी भी काउंट कर ली, ठीक है। क्योंकि इसने क्या किया, अपने पिछले वाले से जोड़कर किया हुआ है ना। लेकिन अगर बात करी जाए तो सबकी जो है मूल्य वृद्धि क्या है वो अलग अलग है, ठीक है। कैसे, देखिए, जब इसकी कीमत 20 रुपए थी तो ये तो टोटल 20 रुपए कीमत थी, ठीक है। मान लीजिए भाई इसने पहली स्टेज में दिया है सामान तो इसकी कीमत तो 20 रुपए रहेगी। लेकिन जब आटा मिल गेहूं का आटा बनाता है तो वो आटा बनाने के बाद उसकी कीमत 40 रुपए रखता है। तो 40 रुपए जो उसने रखा है तो उसने 40 रुपए भाई 20 रुपए इसके भी इसमें जोड़े हैं ना, तभी तो 40 रुपए हुए हैं। तो दोहरी गणना हो गई, यानी इसने 20 इसके भी जोड़ लिए और 20 अपने भी, तब इसकी कीमत 40 रुपए हुई है। लेकिन जब वो बंदा आया था अर्थव्यवस्था में काउंट करने के लिए, उसने इसके 20 रुपए तो अलग से जोड़े हैं ना। फिर सेम ऐसा है तीसरी स्टेज में होगा भाई। जब तीसरी स्टेज में वो गया तो उसने भाई अपनी कीमत 80 रुपए बताई है। लेकिन इस 80 रुपए में भाई अगर आप देखेंगे तो 80 रुपए में जो भाई 20 रुपए इसके भी थे, 20 रुपए इसके भी थे, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये पहले से काउंट थे, यानी जो बंदा काउंट करने आया था उन्होंने इनको तो पहले काउंट कर लिया था। लेकिन उन्होंने क्या किया भाई, जो बंदा बेच रहा है उसने क्या किया, उसने इन दोनों को भी काउंट करा कि भाई इसके में जो इनके 20 रुपए थे, इसके 20 रुपए, 40 रुपए, 40 रुपए मेरे, 80 रुपए भाई इसकी कीमत है। तो 40 रुपए जो थे वो पुरानी वाली कीमत थी, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे भाई हर जगह दोहरी गणना हो रही है, ठीक है नहीं। एक व्यक्ति का जहां पे जोड़ना है वहां पे दो व्यक्ति का जो है वो प्राइस जुड़ जा रहा है। तो इसलिए अब क्या किया जाता है कि भाई सबसे अच्छा तरीका है कि इनको ना जोड़ के, यानी इनको तो जोड़ा ही ना जाए, यानी जो मूल्य है, जो एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी क्षेत्र हैं इन सबका मूल्य तो जोड़ा ही ना जाए। बस क्या कर दिया जाए, एक तो ये देखा जाए कि भाई जितने भी लोग थे उनका मूल्य संवर्धन क्या हुआ है, ठीक है। तो प्रारंभिक कीमत 20 थी, ठीक है ना। मूल्य संवर्धन इसने कितना किया भाई, 20 रुपए का किया। इसका मूल्य संवर्धन 40 का था, इसका मूल्य संवर्धन कितना था भाई, 20 का था। इनको टोटल कर दो तो कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपकी जीडीपी बनेगी, ठीक है। एक तो ये तरीका है। और दूसरा सबसे सिंपल तरीका है भाई जीडीपी निकालने का कि जो भी अंतिम, यानी जो भी अंतिम कीमत है उस अंतिम कीमत को आप ले लो, ठीक है। उस अंतिम कीमत को ही हम क्या मान लेंगे, जीडीपी मान लेंगे, ठीक है। तो ये दो तरीका है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं भाई, डबल काउंटिंग से बच जाते हैं, ठीक है। तो मेंस में समझने की चीज ये है कि भाई दोहरी गणना से अगर आपको बचना है तो आपको क्या करना है, जब भी आप राष्ट्रीय आय काउंट करेंगे, जीडीपी काउंट करने जाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो अंतिम वस्तु की कीमत है उसको काउंट करो, या जितना मूल्य संवर्धन हुआ है उसको काउंट करो, ठीक है। मध्यवर्ती वस्तुओं में मूल्य संवर्धन होता है, ठीक है। तो मध्यवर्ती वस्तु होती है उनमें मूल्य संवर्धन क्यों होता है भाई, क्योंकि गेहूं से आटा बन रहा है, ब्रेड बन रहा है, खुदरा उसके बाद बिक्री हो रही है उनकी। तो इसमें क्या होता है भाई, ये चरण होते हैं, तो हर चरण के लोग जो होते हैं अपना मूल्य संवृद्धि जो होते हैं उसमें काउंट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो प्रसंस्करण करते हैं, श्रम देते हैं, पैकेजिंग करते हैं और उसके बाद उसका वितरण करते हैं। तो इन वजह से क्या होता है, मूल्य संवर्धन हो जाता है। अंतिम वस्तुओं में कोई मूल्य संवर्धन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब भाई ग्राहक ब्रेड खरीदता है तो इससे फिर वह बेचा या परिवर्तित नहीं किया जाता, यानी जब ग्राहक ने उसे खरीदा तो ना तो उसे बेचेगा ना तो परिवर्तित करेगा, तो उसमें मूल्य संवर्धन होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये अंतिम उत्पाद होता है, इसलिए इसमें कोई मूल्य संवर्धन नहीं होता। तो अंतिम उत्पाद में मूल्य संवर्धन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंतर बताओ। तो ये 5 जो अंतर हैं इस चैप्टर में से आते हैं, ठीक है। इनको बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है स्टॉक और प्रवाह में अंतर, कारक आय और हस्तांतरण आय में अंतर, घरेलू आय और राष्ट्रीय आय के बीच मुख्य अंतर, वास्तविक जीडीपी और नाममात्र जीडीपी में अंतर, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर, ठीक है। चलिए लाइन वाइज देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर क्या होता है। तो देखिए, अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं जो अंतिम उपयोगकर्ता के उपयोग के लिए पूरी तरह तैयार होती हैं। तो अंतिम वस्तुएं क्या है भाई, जो उपयोग के लिए पूरी तरह से मार्केट में उपलब्ध होती हैं। वे वस्तुएं जो अंतिम उपयोग के लिए तैयार नहीं होती, यानी इन्होंने अभी पूरा उत्पादन की बाउंड्री क्रॉस नहीं करी है, इसमें बहुत सारी चीजें भी जुड़नी बाकी होती हैं। उपभोग और निवेश में होता है अंतिम वस्तुओं का इस्तेमाल, या तो उपभोग किया जाता है या तो निवेश किया जाता है। वही मध्यवर्ती वस्तु जो होती है वो कच्चे माल या पुनः बिक्री में शामिल किया जाता है, ठीक है। या तो कोई सामान बनाया जाएगा या पुनः उनको बेच दिया जाएगा।
राष्ट्रीय आय में घरेलू आय और राष्ट्रीय आय दोनों में शामिल की जाती है, तो अंतिम वस्तुएं भाई दोनों में शामिल होती हैं, ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करी जाती। ठीक है, मूल्य वृद्धि, इन पर कोई अतिरिक्त मूल्य नहीं जोड़ा जाता क्योंकि ये पहले से उपयोग के लिए तैयार होती है, तो इनमें कोई अतिरिक्त मूल्य नहीं जुड़ता, ये पूरी फाइनल बनकर तैयार है मार्केट में बिकने के लिए, उपभोक्ता के लिए, तो इसमें कोई मूल्य नहीं जुड़ता। इन पर कुछ मूल्य जोड़ा जाता है क्योंकि ये अभी अंतिम उपयोग के लिए तैयार नहीं, तो इसमें होता है भाई मूल्य जोड़ा जा सकता है। उत्पादन प्रक्रिया उत्पादन सीमा को पार कर चुकी होती है, ठीक है, पूरी तरह से बन के तैयार है, ये अभी उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा है। उदाहरण, घर में पीने के लिए खरीदा गया दूध, निवेश के लिए खरीदी गई मशीन, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं भाई, अंतिम वस्तुएं होती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं मध्यवर्ती वस्तु, तो दुग्धालय द्वारा दूध यानी कच्चे माल के रूप में डेयरी दुकान या द्वारा पुनः बिक्री के लिए खरीदा गया, तो एक दुकानदार जो है उसने उसकी दूध की शॉप है, तो वो क्या करता है भाई, कच्चे माल के रूप में डेयरी से खरीद कर ला रहा है, ठीक है, उससे मिठाइयाँ बना रहा है या किसी और को बेच रहा है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं में आती हैं। नेक्स्ट है स्टॉक और प्रवाह में अंतर। तो देखिए, स्टॉक वह चर है जिसे किसी निश्चित समय बिंदु पर नापा जाता है, ठीक है, तो निश्चित समय बिंदु पर नापा जाता है। प्रवाह चर वह है जिसे एक निश्चित अवधि में मापा जाता है, ठीक है, इसलिए अगर आप देखेंगे स्टॉक का कोई समय आयाम नहीं होता, वहीं प्रवाह का एक समय आयाम होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखते हैं, आप अगर फोटो खींच रहे हैं तो वो क्या होता है, एक निश्चित जो बिंदु होता है, समय बिंदु होता है, उस पर नापा जाता है, तो उसका कोई समय आयाम नहीं होता, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, स्टॉक कहते हैं। वहीं अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसका क्या होता है, एक समय अवधि में मापते हैं ना, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, तो ये क्या होता है आपका, जो होता है एक समय अवधि होती है, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, प्रवाह कहा जाता है। स्टॉक स्थिर प्रकृति का होता है, तो ये स्थिर रहता है, ठीक है, स्टॉक क्या है, स्थिर है, और प्रवाह जो होता है वो गतिशील होता है, वो निरंतर चलता रहता है। स्टॉक फ्लो को प्रभावित करता है, जैसे कि अधिक पूंजी होने से सेवाओं का प्रवाह अधिक होता है, तो स्टॉक क्या करता है भाई, फ्लो को प्रभावित करेगा, यानी आपके पास स्टॉक में ज्यादा पैसा है तो आप क्या कर सकते हैं भाई, ज्यादा खर्च कर सकते हैं। प्रवाह स्टॉक को प्रभावित करता है, जैसे कि अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति का बढ़ता प्रवाह धन की कुल मात्रा में वृद्धि करता है, ठीक है, ऐसे ही प्रवाह जो होता है भाई वो स्टॉक को भी प्रभावित करेगा, जितना पैसा आपके पास ज्यादा प्रवाह होकर आएगा उतना आप स्टॉक करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं बैंक जमा जो होती है वो आपकी स्टॉक होती है, पूंजी स्टॉक होता है, संपत्ति स्टॉक होती है, जनसंख्या जो होती है वो स्टॉक होती है। वहीं जब हम प्रवाह की बात करते हैं तो जब पूंजी निर्माण किया जाता है, ठीक है, वो क्या होता है भाई, पूंजी निर्माण जो होता है वो प्रवाह की तरह चलता है, घटता बढ़ता रहता है। आय जो होती है आपकी आती है, खर्च होती रहती है, पूंजी पर जो ब्याज मिलता है वो भी बदलता रहता है, ठीक है, मूल्य ह्रास किसी चीज में जो कमी आती है, तो ये सारे क्या होते हैं, प्रवाह, ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट आता है। फिर आता है वास्तविक जीडीपी और नाममात्र जीडीपी में क्या अंतर है। तो देखिए, वास्तविक जीडीपी की बात करते हैं, जब जीडीपी को किसी स्थिर आधार वर्ष की कीमतों पर मापा जाता है तो उसे वास्तविक जीडीपी कहते हैं, ठीक है, तो ये आधार वर्ष में नापी जाती है। जब जीडीपी को चालू वर्ष की कीमतों पर मापा जाता है तो उसे नाममात्र की जीडीपी कहते हैं, ठीक है, यानी चालू वर्ष जो समय चल रहा है उसी समय में अगर जीडीपी को नापा जाए। वास्तविक जीडीपी मुद्रास्फीति के प्रभाव को समायोजित करके गणना की जाती है, तो वास्तविक जीडीपी भाई इसमें मुद्रा के प्रभाव को हटाया जाता है, ठीक है, कि भाई मुद्रा का प्रवाह की वजह से कहीं जीडीपी तो नहीं बढ़ रही, तो उसको देखा जाता है। नाममात्र जीडीपी में मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल होता है, इससे अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि को सही तरीके से दर्शाती है। तो नाममात्र की जीडीपी जो होती है वो सही तरीके से नहीं दर्शाती एक अर्थव्यवस्था को, क्यों, क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति के प्रभाव को भी जो है वो शामिल किया जाता है। अर्थव्यवस्था का संकेतक की बात करें तो यह अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि और कल्याण को सही संकेतक है, तो एक अर्थव्यवस्था की विकास कर रही है या नहीं कर रही है, ये चीज समझने के लिए हम वास्तविक जीडीपी देखते हैं। यह अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि को सही रूप से नहीं दर्शाती, क्योंकि इसमें कीमतों में उतार चढ़ाव का असर शामिल होता है, तो एक देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसको वो ढंग से नहीं बताती, क्योंकि भाई कीमतों में परिवर्तन होने की वजह से आप जीडीपी में भी परिवर्तन होता देखेंगे, तो इसलिए ये जो नाममात्र की जीडीपी है वो सही चीज, सही जो है अर्थव्यवस्था के विकास को नहीं दिखा पाती है। घरेलू आय और राष्ट्रीय आय के बीच मुख्य अंतर बताइए। तो देखिए, घरेलू आय यह एक देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पन्न सभी उत्पादन इकाइयों की कुल कारक आय होती है, चाहे इसे देश के निवासी कमाए या गैर निवासी, ठीक है। तो घरेलू अगर आय की बात करते हैं तो देश के अंदर भाई जितने भी लोग हैं वो जो भी कारक आयों से पैसा कमा रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है, घरेलू आय कहा जाता है। इसमें विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय शामिल नहीं होती है, ठीक है, इसमें जो बाहर विदेशी जो लोग जो हैं वो पैसा कमा के भारत में भेजते हैं उसको शामिल नहीं किया जाता इसे घरेलू आय में। वहीं जो हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो ये किसी देश के निवासियों द्वारा अर्जित कुल कारक आय होती है, चाहे आय देश के भीतर उत्पन्न हो या विदेश में। तो इसमें क्या होता है भाई, देश और विदेश की जो भी कारक आय होती है उन सबको शामिल करके जो है राष्ट्रीय आय बनाई जाती है। इसमें विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय शामिल होती है, तो इसमें विदेश से जो भी प्राप्त आय होती है उसको भी शामिल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कारक आय और हस्तांतरण आय में क्या अंतर है। तो देखिए, कारक आय क्या होती है, ये द्विपक्षीय होती है, यानी दो तरफा होती है।
हस्तांतरण भुगतान जो होता है वो एक पक्षीय, एक तरफा होता है। यह उत्पादन, सेवा या उत्पादन के कारक जैसे भूमि हो गई, श्रम, पूंजी, उद्यमिता से संबंधित होती है। तो कारक आय में आपको जो पैसा मिलेगा जब ये गतिविधियां होती हैं तब जाके आपको आय मिलती है, ठीक है ना। कारक अगर आप कार्य करते हैं उसके आधार पर आपको पैसा मिलता है, ठीक है। कर्मचारियों का वेतन, किराया, ब्याज, लाभ, ठीक है। जैसे आपके पास भूमि है तो आपको किराया मिल जाएगा, आपने श्रम किया है तो आपको वेतन मिलेगा, आपके पास पूंजी है तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, ब्याज मिल जाएगा, उद्यमी है तो लाभ मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है कारक आय कमाई जाती है। वहीं जब हस्तांतरण आय की बात करते हैं, ये किसी भी प्रकार के कार्य या सेवा से संबंधित नहीं होती, इसमें कोई कार्य और सेवा नहीं करनी होती है, जिसे उत्पादन कारकों द्वारा, मालिकों द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें क्या होता है भाई, कोई भी व्यक्ति जो होता है या कोई भी संस्था होती है वो ऐसे ही किसी को दे देती है दान के रूप में या अनुदान के रूप में, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, हस्तांतरण आय कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर है उसका जो पहला क्वेश्चन बनता है वो है राष्ट्रीय आय की गणना के कितने प्रकार हैं। तो राष्ट्रीय आय को हम कितने तरीकों से निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो आता है वो आता है मूल्य संवर्धन विधि या उत्पाद विधि कहते हैं, वैल्यू एडिड और प्रोडक्ट मेथड कहा जाता है इंग्लिश में, व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड कहा जाता है इसे। तीसरा आता है आपका आय विधि, आय विधि जो होती है आपका इनकम मेथड होता है। तो इन तीन प्रकार से हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं उत्पादन यानी मूल्य वृद्धि विधि किस तरह से इस्तेमाल की जाती है। तो भाई इसके चरण आते हैं कई बार क्वेश्चन में कि भाई चरण बताओ किस तरह से जो है उत्पादन विधि द्वारा या मूल्य संवर्धन विधि द्वारा हम राष्ट्रीय आय काउंट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो चरण आता है वो आता है उत्पादन इकाइयों का वर्गीकरण करें। सबसे पहले तो सभी उत्पादन इकाइयों की पहचान करें और इन्हें 3 क्षेत्रों में बांटें। तो जितनी भी हमारे देश के अंदर उत्पादन इकाइयां हैं उनको इकट्ठा करके 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि खनन हो गए, द्वितीय क्षेत्र उद्योग निर्माण कार्य और तृतीय क्षेत्र सेवाएं, ठीक है। तो इन तीनों क्षेत्रों में जो है जितने भी कार्य होते हैं, इकाइयां, उत्पादन इकाइयां होती हैं, उनको बांट दिया जाता है। उसके बाद बाजार मूल्य पर सकल मूल्य वृद्धि जीवीए मार्केट प्राइस की गणना की जाती है। यानी जब हम उत्पाद विधि लगाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, जीवीए मार्केट प्राइस, जिसे हम कहते हैं बाजार मूल्य पर सकल घरेलू मूल्य वृद्धि, ठीक है, पर सकल मूल्य वृद्धि। प्रत्येक क्षेत्र के लिए बाजार मूल्य पर सकल मूल्य वृद्धि की गणना करें, फिर सभी क्षेत्रों के जीवीए मार्केट प्राइस को जोड़कर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी निकालें, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा भाई, देखिए जीवीए मार्केट प्राइस जो हमारी होती है वो किसके बराबर होती है, जीडीपी मार्केट। ये दोनों चीजें क्या होती हैं, सेम होती है, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, इन तीनों इकाइयों को जोड़ देंगे, इन तीनों इकाइयों का जितना भी उत्पादन अगर उनको जोड़ दिया जाता है तो क्या बनता है हमारा जीवीए मार्केट प्राइस, और जीवीए मार्केट प्राइस हमारा किसके बराबर होता है, जीडीपी मार्केट प्राइस के बराबर ही होता है, ठीक है। तो जीडीपी मार्केट प्राइस क्या होता है, हमारा सम ऑफ जीवीए मार्केट प्राइस, ठीक है। यानी जितना भी ये उत्पादन क्षेत्र है सबका सम कर दिया जाता है तो हमारा जीवीए मार्केट प्राइस किसके बराबर हो जाता है, जीडीपी मार्केट प्राइस के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब तीसरे चरण में क्या करेंगे, सकल घरेलू आय एनडीएफसी की गणना करेंगे। तो हमें क्या करना भाई, घरेलू आय निकालनी है। तो घरेलू आय जो हमारी होती है वो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट होती है। तो हम क्या करें, क्योंकि हमारी जीडीपी निकल गई यानी हमने सम ऑफ जीवीए मार्केट प्राइस निकाल दिया था तो हमारा जीडीपी मार्केट प्राइस के बराबर होता है। तो इसमें क्या करते हैं, मूल्यह्रास और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी एनआईटी घटा देंगे, ठीक है। यानी हमें निकालना है क्या है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे, जीडीपी जो हमारा मार्केट प्राइस था उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में क्या निकालना होता है भाई, राष्ट्रीय आय एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालना होता है। ये हमारी राष्ट्रीय आय होती है। इसमें क्या होगा, घरेलू आय जो हमारी है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ दिया जाएगा। यानी जो विदेशों से पैसा आया हुआ है उसको जोड़ दो इसमें। यानी एनडीपी फैक्टर कॉस्ट अगर आपका निकल गया है तो इसमें आप क्या करेंगे, एनएफआईए जोड़ देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी राष्ट्रीय आय निकल आएगी, ठीक है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका होता है जीवीए मार्केट प्राइस इक्वल टू उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और चरण जो हमने देखे ये चरण है, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, इनमें कौन कौन सी चीजें आती हैं ये भी देख लो आप। तो जीवीओ मार्केट प्राइस में उत्पादन का मूल्य जिसे हम जीवीओ मार्केट प्राइस करते हैं, इसमें से हम क्या करते हैं, मध्यवर्ती जो उपभोग होता है वो माइनस करते हैं, ठीक है। तो देखिए उत्पादन के मूल्य में कौन कौन सी, जब क्वेश्चन आता है आपके पास तो बहुत सारी चीजें दी होती हैं तो उनको याद रखना होता है कि भाई उत्पादन का मूल्य यानी जीवीओ मार्केट प्राइस किन किन चीजों से बनता है। तो देखिए बिक्री से बनता है, तो बिक्री में भी कौन कौन सी चीजें हैं, घरों को बिक्री करी गई है, अन्य फर्मों को बिक्री करी गई है, सरकार को बिक्री करी गई है या निर्यात किया गया है। और प्लस में क्या आता है इसके अंदर, देखिए स्व उपभोग जो है जो सेल्फ कंजप्शन के लिए किया गया उत्पादन भी शामिल होता है। यानी आपने अगर अपने लिए कोई भी सामान यूज किया हुआ है तो वो भी इसके अंदर शामिल होता है, याद रखना है, ठीक है। फिर आता है आपका स्टॉक में परिवर्तन। तो बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन जो हमारा क्या बनता है, जीवीओ मार्केट प्राइस बनता है। तो स्टॉक में परिवर्तन जो होता है हमारा अंतिम स्टॉक में से क्या करते हैं, प्रारंभिक स्टॉक माइनस करते हैं तो बनता है, ठीक है। उसके बाद मध्यवर्ती उपभोग जो होता है हमारा
फर्म अपने उत्पादन करने के लिए जो कच्चा माल और जो अन्य सामग्री खरीदती है उसे गैर कारक उत्पादों की खरीद कहा जाता है। ठीक है, यानी क्या करते हैं भाई, जो फर्म है वो अपने उत्पादन के लिए अन्य किसी से भी खरीद रही है, कंपनियों से, ठीक है ना, तो उत्पादों से खरीद कर रही है, तो उसे क्या कहता है, मध्यवर्ती उपभोग कहा जाता है। तो ये भी चार प्रकार से होता है, या तो घरों से खरीदारी करती है, सरकार से खरीदारी करती है, फर्मों से खरीदारी करती है, या आयात करती है। ठीक है, तो पूंजीगत वस्तुओं की खरीद को मध्यवर्ती उपभोग में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो पूंजीगत वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाएगा, अगर दिया हुआ है तो उसको इग्नोर करना है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो ऐसे हमारा एक फॉर्मूला बनता है, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। यही सारी चीजें प्लस और माइनस करके आपको क्या निकालना होता है, जीवीए मार्केट प्राइस निकालना होता है। और उसके बाद फिर क्या करते हैं आप, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालकर राष्ट्रीय आय निकालते हैं, जो हमने चरण देखे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम आय विधि। आय विधि में पहला जो चरण होता है उसमें उद्यमों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है ना, कितने हमारे पास उद्यम है, तो सभी उत्पादन उद्यमों को प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र में पहचाने और वर्गीकृत करें। ठीक है, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में हम वर्गीकृत कर देंगे और कुल कारक आय का अनुमान लगाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे भाई इन क्षेत्रों में कुल कितनी कारक आय है। तो कारक, उत्पादन के कारक द्वारा अर्जित सभी आय की गणना करें, जैसे किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ। ठीक है, तो इन सारी कारक आय जो है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र की, इन सबको क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। तो इन्हें हम इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो कर्मचारियों का प्राथमिक श्रम जो होता है जिसे हम सीओई कहते हैं, दूसरा प्रचलन अधिशेष जिसे हम ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं, तीसरा आपका आता है स्वनियोजितों की मिश्रित आय यानी मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो ये सारे जो है आय के क्षेत्र, यहाँ से क्या होती है, आय प्राप्त होती है। तो ये तीन प्रमुख क्षेत्र हैं। फिर तीसरा चरण देखेंगे तो घरेलू आय, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट की गणना करें। तो इसमें हम क्या कर निकालते हैं, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, घरेलू आय। स्टेप 2 में जो सभी कारक आय हैं यानी फैक्टर कॉस्ट हमने निकाली थी, उन्हें क्या करेंगे, हम सबको जोड़ देंगे। तो एनडीपी जो हमारा था, तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकाला जाता है, नहीं जब भी आपको राष्ट्रीय आय निकालने के लिए आती है आय विधि से, तो आप क्या निकालेंगे, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे भाई, सीओई को प्लस कर देंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस को प्लस कर देंगे और मिक्स्ड इनकम को प्लस कर देंगे जो सेल्फ एम्प्लॉयड थी। तो ये तीनों प्लस होकर क्या बनते हैं, आपके एनडीपी फैक्टर कॉस्ट बनते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट हमारी राष्ट्रीय आय होती है। तो घरेलू आय से अगर हमें क्या करना है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय एनएफआईओ को जोड़ दें, यानी हम क्या करेंगे भाई, जो हमारी घरेलू आय है उसमें हम क्या करेंगे, विदेशों से जो प्राप्त आय है उसको प्लस कर देंगे, तो हमारी क्या बन जाएगी, राष्ट्रीय आय बन जाएगी। तो एनपी फैक्टर कॉस्ट यानी एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में हम क्या करेंगे, एनएफआईए प्लस कर देंगे, तो हमारी क्या बन जाएगी, राष्ट्रीय आय बन जाएगी, यानी एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बन जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो ये चरण है। अब देखिए फॉर्मूला जो आता है, यानी जब भी आपको आएगा क्या भाई, कि आप आय विधि से क्या निकालें, राष्ट्रीय आय निकालें। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, कर्मचारियों का जो पारिश्रमिक होता है यानी सीओई, प्रचलन अधिशेष यानी ऑपरेटिंग प्लस, और प्लस में स्वनियोजितों की मिश्रित आय। तो इन तीनों को अगर आप प्लस कर देते हैं तो आपका एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। ठीक है, तो आपको आय विधि में ये याद रखना है। तो आय में जब हम बात करेंगे तो कर्मचारियों का पारिश्रमिक क्या क्या चीजें आती है, यानी सीओई में क्या क्या आता है, नगद में वेतन और मजदूरी, जिसमें कर्मचारियों को नियमित रूप से नगद में दिए जाने वाला भुगतान, यानी जो भी नगद में भुगतान मिल रहा है वो काउंट किया जाता है। वस्तु के रूप में वेतन और मजदूरी जो मिलती है, चाहे वो कंपनी की कार हो, मुफ्त आवास हो, मुफ्त मोबाइल फोन हो, लैपटॉप आदि, इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, फिर नियोक्ता का जो योगदान होता है, जैसे भविष्य निधि हो गई, पेंशन हो गया, फंड हो गया, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते थे, एसएसबी कह देते हैं। ठीक है, तो ये चीज, ये तो तीनों चीजें होती हैं वो किसमें आती हैं, आपकी सीओई में आती हैं। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो ये सारी तीनों चीजें देखी नहीं पड़ेंगी भाई, है कि नहीं है। ठीक है, फिर सीओई में शामिल करेंगे। फिर आता है आपका प्रचलन अधिशेष। ठीक है, तो प्रचलन अधिशेष की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रचलन अधिशेष में क्या क्या आता है भाई, संपत्ति से आय आती है। ठीक है, संपत्ति के स्वामित्व से मिलने वाले रिटर्न को कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है भाई, किराया हो सकता है, रॉयल्टी हो सकती है, ब्याज हो सकता है। ठीक है, तो ये संपत्ति से आय होती है। और दूसरी जो आय होती है वो उद्यमिता से आय होती है। ठीक है, उद्यमिता से क्या क्या चीजें मिलती हैं आपको, व्यवसाय और स्वामित्व से आय होती है, इसके अंदर लाभ आता है। ठीक है, और लाभ में क्या क्या है, निगम कर और लाभांश। ठीक है, तो ये चीज जो देखने को मिलती है, और अवितरित लाभ, तो ये तीन प्रकार की चीजें इसमें है और तीन प्रकार की चीजें इसमें है। ठीक है, तो संपत्तियों से आय जो होती है वो तीन प्रकार की होती है, उद्यमिता से आय जो होती है वो ये तीन प्रकार की होती है। ठीक है, और इनको किस में काउंट किया जाता है, इसको काउंट किया जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर। ठीक है, जो आपकी मिक्स्ड इनकम होती है वो डायरेक्ट दी होती है। ठीक है, तो ये जो है वो डायरेक्ट दी होती है, तो इसमें हमें कुछ ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी होती है, डायरेक्ट दी जाती है, डायरेक्ट यूज करना पड़ता है। बस हमें याद रखना है कि जब भी हमारी आय विधि से आय, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए आएगी, तो हमें एनडीपी फैक्टर कॉस्ट करना है, जिसमें सीओई में हमें ये चीज याद रखनी है, ऑपरेटिंग जो हमारा सरप्लस है उसमें ये चीज याद रखनी है। ठीक है, मिक्स्ड इनकम जो होगी वो हमें डायरेक्ट दी होती है। ठीक है, फिर कैलकुलेशन करके हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। चरण जो हमने देखे थे वो आप देख सकते हैं।
फिर आती है आपकी व्यय विधि। सभी आर्थिक इकाइयों को निम्नलिखित स्रोत में बांटते हैं। तो जितनी भी आर्थिक इकाइयां जैसे घरेलू क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र या विश्व का जो शेष भाग है, इन सब जो इकाइयां होती हैं आर्थिक इकाइयां, इनको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। क्लासिफाई द फाइनल एक्सपेंडिचर बाय द दिस सेक्टर। तो इस सेक्टर के जितने भी फाइनल यानी जो फाइनल उन्होंने खर्चा किया होता है, फाइनल खर्चा जो होता है उन सबको क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो फाइनल खर्चा कौन करता है भाई, निजी अंतिम उपभोग व्यय होता है, यानी निजी तौर पर खर्चा किया जाता है, जिसे पीएफसीई कहते हैं। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय होता है, जिसे जीएफसीई कहते हैं, सरकार खर्चा करती है अंतिम रूप में। सकल घरेलू पूंजी निर्माण जीडीसीएफ, ठीक है, ये जो खर्चा होता है। उसके बाद कुल जो शुद्ध निर्यात होता है, यानी निर्यात में से हम आयात माइनस कर देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, रख लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो हमारा ये चीजें हैं, इन सब चीजों को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ठीक है, तो इन सभी व्ययों का योग करने पर हमें बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी मार्केट प्राइस प्राप्त होता है। यानी व्यय विधि में जब हम काउंट करेंगे तो हम जो निकालेंगे वो जीडीपी निकालेंगे। ठीक है, तो नेशनल इनकम एनएनपी फैक्टर को जीडीपी, क्योंकि भाई ये जीडीपी मार्केट प्राइस में निकलता है। जो व्यय विधि होती है वो हमारी किससे निकलती है, सबसे पहले व्यय विधि में हमें क्या निकालना पड़ता है, जीडीपी मार्केट प्राइस। तो जीडीपी मार्केट प्राइस हमें क्या करना है भाई, नेशनल इनकम में जाना है, यानी एनएनपी फैक्टर को करना है। तो हमें क्या करना पड़ता है भाई, जीडीपी मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, विदेशों से शुद्ध कारक आय को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारी आय विधि से जो है निकल जाता है। तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज करेंगे, ऐसे। तो ये रहा हमारा, सबसे पहले क्या निकलेगा भाई, जीडीपी मार्केट प्राइस हमें याद रखना है। तो इसमें पीएफसीई, जीएफसीई, जीडीसीएफ और नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझते हैं पीएफसीई में क्या चीजें आती हैं जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो व्यक्तिगत आय दी होगी और व्यक्तिगत बचत दी होगी, तो उससे हम माइनस कर देंगे। दूसरा जो आता है आपका ये जो आता है गवर्नमेंट वाला, वो डायरेक्ट आपको मिल जाता है। जीडीसीएफ में कुछ चीजें आती हैं जो आपको याद रखनी है। स्थिर निवेश आता है, तो स्थिर निवेश के अंदर आप देखेंगे जो व्यावसायिक निवेश होता है, जैसे मशीनरी, उपकरण आदि निजी फर्मों द्वारा किया गया निवेश। दूसरा आता है आपका आवासीय निवेश, जैसे घरों और अपार्टमेंट का निर्माण हो गया। सार्वजनिक निवेश, बुनियादी ढांचे आदि सरकारी निवेश। ठीक है, तो किसमें आता है आपका, जीडीसीएफ में स्थिर निवेश आता है। दूसरा जो आता है आपका इसमें, वो आता है माल सूची निवेश। ठीक है, तो माल सूची निवेश में क्या होता है आपका, अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक जो है वो माइनस किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये दो चीजें जो होती हैं ज्यादातर इसमें ऐड होती हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में ये चीज याद रखनी है। नेट एक्सपोर्ट में क्या होता है हमारा, निर्यात में से हम क्या करते हैं, आयात माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो उसको रखा जाता है। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है, ठीक है, जीडीपी मार्केट प्राइस निकाला जाता है और उसके बाद फिर कन्वर्ट किया जाता है आपका नेशनल इनकम में। ठीक है, तो ये जो आपका टोटल हो गया, तो तीनों विधियां हैं, इन तीनों विधियों को जो हमने देखे फॉर्मूले देख लिए हैं। अगर आपको डिटेल में इनके क्वेश्चन वगैरह देखने हैं तो हमने पहले ही करा रखे हैं, आप डिटेल वीडियो में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो है नॉर्मल है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन कराने जाएंगे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए हमने क्या किया, इंपॉर्टेंट जो तरीका है करने का इसका और जो फॉर्मूले हैं वो समझा दिए। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से समझ लेना। राष्ट्रीय आय की गणना में सावधानियां क्या होनी चाहिए, यानी जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं क्या क्या सावधानियां रखनी है। सबसे पहला, दोहरी गणना से बचना है, क्योंकि भाई कई बार क्या होता है कि दोहरी गणना हो जाती है, जो हमने देखा था। वस्तुओं के पुनः विक्रय को सम्मिलित नहीं करना, यानी एक वस्तु अगर पहले से बिकी हुई है तो उसके जो विक्रय अगर वो दोबारा बेची जा रही है तो उसको नहीं काउंट करते हैं। तो उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया जाता, यानी अपने उपयोग किया जा रहा है किसी वस्तु का तो उसको शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये मूल्यवर्धित विधि है। फिर आती है आय विधि। हस्तांतरण आय को सम्मिलित नहीं किया जाता। ठीक है, हस्तांतरण आय देखी थी, दान अनुदान जो होता था ना, उसको शामिल नहीं करते। पूंजीगत लाभ को सम्मिलित नहीं करते, जैसे अचल संपत्ति, शेयर और बॉन्ड। ठीक है, तो पूंजीगत जो लाभ होता है उनको शामिल नहीं किया जाता। उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुओं से उत्पादन आय को सम्मिलित करते हैं, यानी आपने अपने उपभोग के लिए अगर कोई वस्तु जो है बनाई है, ठीक है, और उससे आपको आय हो रही है, बेशक से आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको काउंट किया जाता है। उत्पादक द्वारा प्रदान मूल सेवाओं को सम्मिलित करते हैं, जैसे श्रम सेवाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, तो इनको सम्मिलित किया जाता है। व्यय विधि की बात करते हैं तो मध्यवर्ती वस्तुओं पर व्यय को सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो मध्यवर्ती वस्तु पर जो पैसा खर्च होता है उसको शामिल नहीं किया जाता है। पुरानी वस्तुओं की खरीद और व्यय शामिल नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों पर या सम्मिलित नहीं करते हैं, जैसे शेयरों की खरीद हो गई, बैंकों को दिया गया ऋण हो गया, सरकारी प्रतिभूति में निवेश हो गया, तो इनको शामिल नहीं किया जाता है। हस्तांतरण भुगतान को सम्मिलित नहीं करते हैं, तो हस्तांतरण जो भुगतान होता है वो भी इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये जो हो गए आपके सावधानियां हो गई, जब भी हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं इन तीनों विधियों से, तो ये सावधानियां हमें जो है वो याद रखनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है। ये पिछले साल का जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में अथवा में आता है, एक तो आपको न्यूमेरिकल्स के रूप में आता है क्वेश्चन, और दूसरा जो आता है वो अथवा के रूप में क्वेश्चन आता है और उसका आंसर देना होता है। ठीक है, जैसे एक न्यूमेरिकल्स है और क्वेश्चन दूसरा दे रखा है अथवा में, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय एनएफआईए तथा शुद्ध निर्यात के मध्य अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, और वहीं
ये सेट दूसरा है। दूसरे सेट में आप देखेंगे इसमें भी एक क्वेश्चन है, सक्षम के पास एक विनिर्माण सुविधा है जहां माइक्रोचिप का उपयोग कंप्यूटर व स्मार्टफोन सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन में किया जाता है। उपरोक्त गद्य से पहचान करें कि यह कथन मध्यवर्ती वस्तुओं को संदर्भित करता है अथवा अंतिम वस्तुओं को अपने उत्तर के समर्थन में वैध कारण दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और न्यूमेरिकल्स जो देखेंगे आप बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे। तो प्रश्न 12 ये है जो आपके बोर्ड के पेपर का, इसमें दिया क्या था भाई, सक्षम एक विनिर्माण इकाई का मालिक है जहां माइक्रोचिप का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कंप्यूटर और स्मार्टफोन के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, पूछा क्या है, माइक्रोचिप को मध्यवर्ती वस्तु या अंतिम वस्तु में से किस श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है भाई, माइक्रोचिप का निर्माण कर रहा है, ठीक है, कंप्यूटर और स्मार्टफोन के लिए। तो अब ये पूछ रहे हैं भाई कि जो माइक्रोचिप बन रही है वो मध्यवर्ती वस्तु है या अंतिम वस्तु है, किस श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। मध्यवर्ती पहले समझो क्या होता है। मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग आगे उत्पादन में किया जाता है, और अंतिम वस्तुएं वो होती हैं जो उपभोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहीं पे हमें समझ में आ गया। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है, मध्यवर्ती वे वस्तु होती हैं जो आगे यूज करी जाएंगी। और यहाँ पे आप साफ का देख रहे हैं भाई, कंप्यूटर और स्मार्टफोन यानी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए जो माइक्रोचिप का इस्तेमाल हो रहा है, यानी यहीं में पता लग गया क्या है, ये मध्यवर्ती वस्तु है। तो यह सक्षम यहाँ सक्षम माइक्रोचिप का उपयोग कंप्यूटर और स्मार्टफोन बनाने में कर रहा है। तो माइक्रोचिप सीधे उपभोक्ता को नहीं बेचा जा रहा, बल्कि वे पूरी तरह अन्य वस्तु के उत्पादन में खर्च होने जा रहा है, क्योंकि इसका प्रयोग सही उसी वर्ष उत्पादन में हो जाएगा और वे उत्पादन की सीमा को पार नहीं करती, इसलिए यह मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि भाई इसका इस्तेमाल जो है उसी वर्ष सामान बनाने के लिए किया जा रहा है और इसको अभी उत्पादन में रखा नहीं जाएगा भाई, ये उत्पादन की जो सीमा रेखा उसे पार करके मार्केट में बिकने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, अंतिम वस्तु नहीं कहा जाएगा बल्कि मध्यवर्ती वस्तु कहा जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय और शुद्ध निर्यात में क्या अंतर होता है। तो देखिए, विदेशों से प्राप्त कारक आय विदेश को दी गई कारक आय का अंतर होती है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होती है भाई, विदेशों से जो प्राप्त कारक आय थी और भारत से जो कारक आय गई, यानी हमारे देश से जो कारक आय गई उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या आता है, NFIA आता है। इसमें क्या होता है, निर्यात और आयात का मूल्य अंतर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आयात जो हमारा हुआ है, ठीक है, निर्यात जो हमने किया है, तो निर्यात में से हम क्या करते हैं, आयात माइनस करते हैं, तब निकल कर आता है। स्वरूप क्या है, इसमें मजदूरी, ब्याज, किराया, लाभ जैसी कारक सेवाएं शामिल होती हैं। तो इसमें क्या होता है भाई, मजदूरी होती है, ब्याज होती है, किराया, इन सब चीजों को शामिल किया जाता है। इसमें केवल वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन जो है वो शामिल होता है। यह बताता है कि विदेश के कारक सेवाओं पर शुद्ध आय कितनी की आई या गई। तो इसमें बताता है भाई कितनी पैसा जो बाहर से आया और यहाँ से गया है, ये बताता है। यह बताता है कि देश का निर्यात आय से अधिक है या कम। इससे पता लगता है भाई विदेश से ज्यादा सामान मंगा रहे हैं या विदेश को ज्यादा सामान दे रहे हैं, ये पता लगता है। यदि NRI भारत को पैसा भेजते हैं और भारत विदेशी कंपनियों को डिविडेंड देता है तो अंतर NFIA होगा। ठीक है, यानी बाहर का, भारत से जो पैसा बाहर जा रहा है और बाहर का पैसा जो भारत आ रहा है उससे माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा भाई कि हमारा NFIA क्या है। यानी जो बाहर के लोग होते हैं वो हमें पैसा भेजते हैं। भारत से कपड़े का निर्यात 100 करोड़ और तेल का आयात 80 करोड़ है, तो शुद्ध निर्यात जो देखेंगे आप 20 करोड़ है। ठीक है, तो इस तरह से ये निकाला जाता है, एक सिंपल से एग्जाम्पल है। अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में क्या कहा जा रहा है भाई, कि हमें क्या निकालना है, NVA फैक्टर कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है भाई, साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि निकालना है। तो हमने देखा था भाई कि जो उत्पाद विधि है हमें दिखाई दे रही है, तो उत्पाद विधि में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, GVA मार्केट प्राइस। ठीक है, जो हम जिसे हम GDP मार्केट प्राइस भी कहते हैं। तो GVA मार्केट प्राइस क्या होता है भाई, हमारा बिक्री, ठीक है, और प्लस में क्या होता है, जो चेंज इन स्टॉक होता है, यानी स्टॉक में जो परिवर्तन आता है। ठीक है, और माइनस क्या करते हैं, मध्यवर्ती उपभोग। ठीक है ना, तो मध्यवर्ती जो उपभोग होता है वो माइनस करते हैं। ठीक है, जैसे इंटरमीडिएट कंजप्शन कहते हैं। तो अब इसमें देखेंगे हम भाई, GVA मार्केट प्राइस सबसे पहले निकालेंगे। तो बिक्री कितनी है अगर आप देखेंगे, तो बिक्री आप देख रहे होंगे 10,626 है। ठीक है, 10,625 सॉरी। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे स्टॉक। स्टॉक क्या है, तो आप देखें राहत यानी अनसोल्ड स्टॉक, वो भी हमारा जो स्टॉक में ही आ जाता है। तो प्लस में ये हमारा कितना हो गया, 600। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या कह रहा है भाई, मध्यवर्ती उपभोग। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो क्या हमारा कच्चे माल का क्रय, ठीक है, कच्चे माल का क्रय जो होता है वो भी क्या होता है, माइनस किया जाता है। ठीक है, तो कच्चे माल का जो क्रय है वो भी माइनस होगा हमारा 2625, 2625 जो हमारा माइनस होगा। उसके बाद स्थायी पूंजी का उपभोग आपको दिख रहा है 500। ठीक है, ये भी क्या होगा हमारा, माइनस होगा। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, तो अब क्या करते हैं इसके अंदर हम, तो ये हो गया हमारा
10,625, ये हमारा होगा 600, ये माइनस 2,625, ठीक है। तो इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, ठीक है। तो इससे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8, इसको माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, 25 जीरो, तो कितना आ जाएगा 8100। तो 8100 क्या आ गया आपका जीवीए मार्केट प्राइस, ठीक है। लेकिन हमें निकालने के लिए क्या कह रहा है भाई, हमें निकालना है एनवीए फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो एनवीए फैक्टर कॉस्ट निकालना है, ठीक है। और हमारे पास क्या है भाई, जीवीए मार्केट प्राइस है। तो जीवीए मार्केट प्राइस हमारे पास कितना है, ये दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ग्रोस से नेट पे जाते हैं तो क्या होता है, माइनस में आप क्या करते हैं भाई, डेप्रिसिएशन करते हैं, ठीक है, मूल्य ह्रास करते हैं। तो मूल्य ह्रास, ठीक है, मूल्य ह्रास आएगा। और उसके बाद सेम है, मार्केट प्राइस से कहाँ जा रहे हैं आप, फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हैं। तो क्या माइनस होता है आपका, जो हम क्या करते हैं कर, ठीक है ना। तो अब जो हमारा एनआईटी होता है ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, कुल अप्रत्यक्ष कर होता है, उसको माइनस करेंगे। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो होता है, एनआईटी लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो एनआईटी यानी जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना था 1800, ठीक है। मूल्य ह्रास देखते हैं, इसके अंदर दे रखा है। तो मूल्य ह्रास हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एनआईटी, ठीक है। एनआईटी नहीं दे रखा है, बल्कि क्या दे रखा है, ये देखिए उपदान दे रखा है, ठीक है, जिसे हम सब्सिडी कहते हैं। और अप्रत्यक्ष कर दे रखा है। क्या करेंगे सबसे पहले, हमारा तो क्या होता है कि जो हमारा अप्रत्यक्ष कर होता है उसमें से उपदान कह लें या अनुदान कह लें या सब्सिडी कह दें, उसको माइनस करा जाता है, ठीक है। ये हम माइनस करेंगे 8100, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 20, ठीक है। और उसके बाद इसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, तो माइनस कर लेते हैं 8100, ठीक है। क्या आपका ये हो जाएगा आपका 7300, ठीक है। तो ये आपका आ गया 7300। तो एनवीए फैक्टर कॉस्ट जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 7300, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चन जो हमने सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रखी है, डिटेल वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल वीडियो दिख जाएगी कि किस तरह से हम कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। सारी विधियाँ वहाँ पे करवा रखी हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अगले चैप्टर जो हमारा है मुद्रा और बैंकिंग। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मुद्रा के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं, ठीक है। मनी के महत्वपूर्ण कार्य क्या होते हैं। सबसे पहला विनिमय का माध्यम है, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं के लिए आदान प्रदान का एक साधन है। यह व्यापार को आसान बनाता है क्योंकि लोग सीधे वस्तुओं को नहीं बदलते हैं, ठीक है। तो इसमें वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन आसान हुआ है। पहले क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी जिससे क्या होता है, लेन देन बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन मुद्रा ने क्या कर दिया भाई, वस्तु हो गए, सेवाएं हो गई या अन्य किस्म की जो लेन देन संबंधी गतिविधियां हो गई, मुद्रा ने क्या करा, उसे बिल्कुल आसान कर दिया है। मूल्य का माप। मुद्रा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापने का मानक है। यह कीमतों को निर्धारित करने में मदद करती है और आर्थिक गतिविधियों को स्पष्ट करती है। तो मूल्य का माप निश्चित हो गया है, यानी आपको अगर कोई भी सामान लेना है तो उस सामान की एक प्राइस वैल्यू होती है और उसके आधार पर आप उस सामान को खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इससे आर्थिक जो लेन देन है वो काफी आसान हुआ है। संचय का साधन है। मुद्रा को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचय किया जा सकता है। लोग अपनी आय को मुद्रा में रख सकते हैं जिससे वे इसे बाद में खर्च कर सकते हैं। तो भाई संचय का भी साधन है, ये स्टोर किया जा सकता है। यानी आप क्या कर सकते हैं भाई, भविष्य में आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसको आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ताकि भविष्य में अगर आपको जरूरत पड़े तब आप इसका इस्तेमाल करें। भुगतान का साधन। मुद्रा का उपयोग उन लेन देन में किया जाता है जिनका भुगतान भविष्य में किया जाएगा, ठीक है। तो मुद्रा का उपयोग भाई भविष्य के लेन देन में भी किया जा सकता है कि आप अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, आपको पता लगता है कि भाई आपकी जो पैसे की वैल्यू है वो बढ़ रही है, या हो सकता है कि भाई आपको वो कहीं इन्वेस्ट करना जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए। तो ये जो भविष्य का लेन देन है इसमें भी जो मुद्रा है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। जैसे ऋण पे अगर आपको कोई सामान लेना है या देना है तो इससे भी क्या होता है, आपको मुद्रा जो है बहुत अच्छा एक साधन देती है, ठीक है। या कोई अनुबंध करना है आपको किसी से तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं भाई, भविष्य का लेन देन आसानी से कर सकते हैं मुद्रा के माध्यम से। तरलता। मुद्रा सबसे अधिक तरल संपत्ति है जिसे तुरंत और बिना कठिनाई के उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। आप जहां चाहें जैसे मर्जी मुद्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह व्यापारिक लेन देन को तेजी से संपन्न करने में मदद करती है, ठीक है। जो भी व्यापारिक लेन देन है वो जल्दी और तेजी से किया जा सकता है मुद्रा के माध्यम से। मुद्रा की आपूर्ति कौन करता है, तो देखिए मुद्रा की आपूर्ति मुख्यतः निम्नलिखित संस्थाएं करती हैं।
सबसे पहले आता है केंद्रीय बैंक, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, जो मुद्रा को निर्माण और नियंत्रण कार्य करता है। तो आरबीआई क्या करता है भाई, मुद्रा का निर्माण भी करता है, उसको नियंत्रित करने का भी काम करता है। जैसे नई मुद्रा का निर्माण हो गया, ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए मौद्रिक नीति बनाना, तो ये सारा क्या है, केंद्रीय बैंक का काम है। ठीक है। वाणिज्य बैंक जो जमा राशि से ऋण प्रदान करके मुद्रा का सृजन करते हैं, तो वाणिज्य बैंक भी जो मुद्रा आपूर्ति करवाते हैं, ये क्या करते हैं, जो भी पैसा बैंक में होता है उसको लोन के रूप में देते हैं, जिससे मुद्रा है यानी जो मनी है उसका सृजन होता है। सरकार जो वित्तीय नीतियां और बजट के माध्यम से मुद्रा को प्रभावित करती हैं, तो सरकार भी क्या करती है भाई, बहुत सारी वित्तीय नीतियां बनाती है, ठीक है ना, बजट बनाती है जिसमें पैसे को खर्च करना हो और पहुंचाना हो लोगों तक, वो सारे काम जो है सरकार भी करती है, यानी मुद्रा की आपूर्ति में सरकार का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अन्य वित्तीय संस्थाएं हैं, जैसे सहकारी बैंक हो गए, माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं हो गई, जो छोटे छोटे स्तर पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं भी हैं जो ग्रामीण स्तर पर हैं, या छोटी छोटी जो माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं हैं जो लोगों को ब्याज पे पैसे वगैरह देती हैं, तो ये भी क्या करती है, मुद्रा आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है। तो प्रमुख रूप से 4 जो ये संस्थाएं हैं जो मुद्रा आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मुद्रा की आपूर्ति और मापन कैसे होता है, तो देखिए, मुद्रा की आपूर्ति का अर्थ है किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय पर जनता के पास उपलब्ध कुल मुद्रा, यानी एक अर्थव्यवस्था में जनता के पास टोटल कितनी मुद्रा है, उसे क्या कहा जाता है, मुद्रा की आपूर्ति। ठीक है। इसे विभिन्न घटकों के आधार पर मापा जाता है। भारत में इसे मुख्य रूप से M1 में दर्शाया जाता है। ठीक है। तो इस मुद्रा की आपूर्ति को भारत में M1 से दर्शाया जाता है। तो M1 जो आपका है, यानी संकुचित मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है। इसके घटक जो है आप देखेंगे CDD-OD। ठीक है। यानी जनता के पास नगद मुद्रा, जिसे सी कहा जाता है, करेंसी जो नोट और सिक्कों में होती है। दूसरा मांग जमा राशि यानी डिमांड डिपॉजिट जिसे कहा जाता है। वाणिज्य बैंकों में जनता की बचत व चालू खाते की राशि, यानी जितना जनता का जो पैसा है बचत के रूप में है या चालू खाते के रूप में है, तो उसे डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। तीसरा आता है आपका अन्य जमा राशि, रिजर्व बैंक के पास जनता की मांग जमा राशियां। ठीक है। अदर डिपॉजिट में क्या आता है, जो जनता की मांग जमा राशियां हैं। ठीक है। तो अन्य मांग जमा राशियों में क्या क्या चीजें आती हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जिसमें IMF हो गया, विश्व बैंक, इनकी जो मांग जमा राशि होती है वो काउंट की जाती है। सार्वजनिक वित्त संस्थाएं जैसे नाबार्ड हो गया की मांग जमा राशियां इसमें रखी जाती हैं। विदेशी केंद्रीय बैंकों और सरकारों की रिजर्व बैंक में रखी गई जमा राशि। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है अन्य मांग जमाओं में आती हैं। तो इस प्रकार M1 का माप बताता है कि देश में तुरंत खर्चा करने योग्य मुद्रा कितनी है। ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, मुद्रा की आपूर्ति। वाणिज्य बैंक द्वारा ऋण सृजन कैसे किया जाता है, उदाहरण के साथ बताइए। ठीक है। तो वाणिज्य बैंक किस तरह से भाई पैसे का निर्माण करते हैं, इंपॉर्टेंट है, हमने भी देखा था भाई कि जो वाणिज्य बैंक है वो मुख्य आपूर्तिकर्ता होते हैं मुद्रा का। तो देखिए, मान लीजिए एक बैंक के अंदर, एक ही बैंक है और एक बैंक के अंदर ही जो है सारी अर्थव्यवस्था चल रही है आपकी, तो उसके अंदर क्या है, एक व्यक्ति है जो प्रारंभिक जमा करता है 1000 रुपए। ठीक है। तो जब भी एक व्यक्ति बैंक में 1000 रुपए जमा करता है, तो बैंक पूरा का पूरा पैसा जो है वो लोन के रूप में नहीं देता, बल्कि वो क्या करता है, LRR यानी कानूनी आरक्षित जो अनुपात होता है उसके रूप में कुछ पैसे को बचा के रखता है। मान लीजिए अगर 1000 रुपए डिपॉजिट हुए हैं एक बैंक के अंदर, तो वो केवल क्या करेगा भाई, जो भी इसका एक तय होती है, कोई भी एक रेशो तय होता है, उसी रेशो में दिया जाता है। ठीक है। तो मान लीजिए भाई 10% है, तो वो क्या कर रहा है भाई, 10% का 100 रुपए जो क्या करेगा, वो अपने पास आरक्षित रख लेगा और 900 रुपए क्या कर देगा, लोन के रूप में दे देगा। ठीक है। अब लोन के रूप में देखिए, ये जो लोन के रूप में दिया जाएगा वो भी किसी एक व्यक्ति के पास जाएगा, और उस व्यक्ति का भी अकाउंट जो है इसी में ही है, क्योंकि एक ही अर्थव्यवस्था है और एक ही बैंक है। तो वो क्या करेगा, अपने 900 रुपए जो क्या करेगा, इसमें ही जो है वो जमा करेगा। अब फिर से क्या हो गया, बैंक के पास 900 रुपए आ गया। अब बैंक क्या करेगा, फिर भाई वही 10% क्या करेगा, काट के, और बाकी का पैसा क्या कर देगा, अगले बंदे को लोन पे देगा, यानी 90 रुपए। फिर ऐसे क्या करेगा भाई, अब 810 आ गए, फिर वो क्या करेगा, फिर उसके पास तो है पैसे, अब तीसरा बंदा आएगा तो क्या करेगा, वो तीसरे को लोन के रूप में देगा। तो ऐसे ही बैंक जो क्या करते हैं भाई, जो उनके पास जमा राशियां होती हैं, उसी जमा राशि को क्या करते हैं, वो किसी अगले बंदे को देते देते मुद्रा जो आपका जो मुद्रा होती है, जो मनी होती है, उसको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसका सृजन करते हैं। ठीक है। तो क्या करते हैं, 10% यानी LRR के रूप में देखते हैं। तो ये कब तक चलता रहता है, ये तब तक चलता रहेगा आपका LRR जब तक इसका, यानी जो आपने कुल जमा राशि दी है उसका टोटल जो है, जो प्राइमरी डिपॉजिट था, जो प्रारंभिक जमा था, उसके बराबर ना हो जाए LRR टोटल, तब तक जो है एक बैंक जो होता है वो अगले बंदों को लोन देता रहता है। ठीक है। तो लास्ट में आप देखेंगे भाई कि जो जब ये टोटल 1000 हो जाएगा, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो आपका लोन होगा वो कितना होगा, 9000। तो इन दोनों को अगर आप प्लस कर देंगे तो टोटल कितना हो गया, 10000। तो इस तरह से बैंक क्या करते हैं भाई कि लोन के रूप में पैसा देते हैं, और
LRR के रूप में अपने पास रखते हैं और जो आपकी मुद्रा है, ठीक है, उसका सृजन करते हैं। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं कैसे लिखना है। अगर कोई व्यक्ति बैंक में 1000 जमा कर रहा है और बैंक का LLR 10% है, तो बैंक 100 रुपये सुरक्षित रखेगा और 900 रुपये का क्या कर देगा, वो कर्ज दे देगा अगले बंदे को। फिर क्या करेगा, वो 900 रुपये किसी अन्य बैंक में जमा होंगे, यानी अन्य बैंक, क्योंकि बैंक एक ही है तो इसी में जमा होगा, तो वो भी क्या करेगा भाई, 90 रुपये आरक्षित करके 810 रुपये कर्जा दे देगा। ठीक है, अगले बंदे को दे देगा, वो भी इसी बैंक में आएगा। यह प्रक्रिया बार बार चलेगी तब तक जब तक राशि पूरी उपयोग ना हो जाए, यानी जो आपका LRR था वो टोटल कितना ना हो जाए, उनका टोटल जो सम वो है वो 1000 ना हो जाए, या धीरे धीरे करते करते ये खत्म ना हो जाए। ठीक है, अंत में कुल मुद्रा जो है 10,000 हो जाएगी, जो प्रारंभिक जमा का 10 गुना होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं भाई 1000 रुपये जो था वो डिपॉजिट किया गया था, लेकिन लोन दे 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 के बैंक क्या करते हैं, उसे 10,000 कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, बैंक मुद्रा का सृजन करते हैं। ठीक है, मनी को क्रिएट करते हैं। बैंकिंग प्रणाली में धन गुणांक क्रेडिट सृजन में कैसे मदद करता है। ठीक है, तो धन जो हमारा गुणांक है, ठीक है ना, धन गुणांक है, वो किस तरह से क्रेडिट में मदद करता है। तो देखिए धन गुणांक क्या है, बैंकिंग प्रणाली में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो यह दर्शाता है कि वाणिज्य बैंक प्रारंभिक जमा के आधार पर कितनी अधिक धनराशि बना सकते हैं। मापने का जो सूत्र होता है वो होता है मनी मल्टीप्लायर 1 में LRR। ठीक है, तो यानी इससे हम नाप सकते हैं कि भाई अगर एक बैंक के पास प्रारंभिक जमा आई है तो वो कितना गुना जो है उसको क्रिएट करता है, यानी कितना गुना उसका मुनाफा बना सकता है। ठीक है, चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी बैंक को 5000 रुपए की प्रारंभिक जमा, ठीक है ना, तो जो उसको प्रारंभिक जो डिपॉजिट हुआ है वो कितना हुआ है, 5000 रुपए का हुआ है। ठीक है, और LRR जो है वो 10% है। ठीक है, तो LRR क्या है हमारा, 10% है। मान लीजिए LRR क्या है हमारा, 10% उसने दिया है। तो अर्थव्यवस्था में उत्पन्न कुल मुद्रा की आपूर्ति की गणना कीजिए। तो मुद्रा की आपूर्ति कितनी होगी। ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर क्या कहता है, 1 में LRR, तो 1 में, और LRR हमारा कितना दे रखा है इसने, 10% दिया हुआ है। ठीक है, तो 10% है, तो 10% को हम कर देते हैं, 10% है हमारा। तो अब हम पहले इसका परसेंटेज निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 में 10 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो कितना हो गया 10 टाइम। ठीक है, अब 10 टाइम हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, तो प्राइमरी डिपॉजिट कितना था और मनी मल्टीप्लायर कितना आया आपका, 10 टाइम आया है, यानी 10 गुना आया है। तो हम क्या करेंगे भाई, 5000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो कितना हो जाएगा आपका 50,000। ठीक है, तो इस तरह से, यानी जो 5000 था उसको जो है LRR 10% था, तो उसको जो मनी क्रिएशन हुआ, यानी जो मुद्रा का सृजन किया बैंक ने, वो कितना किया, 50,000 रुपए कर दिया। यानी 5000 को उसने क्या कर दिया, 50,000 जो है मनी क्रिएशन कर दिया, मनी मल्टीप्लायर कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बैंक के पास जो था वो 2000 की प्रारंभिक जमा है और धन गुणांक अगर बात करें तो 5 दिया गया है, तो LRR ज्ञात करें। तो इसमें आप देखेंगे तो आपको क्या दिया गया है भाई, इसमें आपको LRR दिया गया है। ठीक है, तो LRR देखिए और पूछ रहा भाई कितना जो है गुना बढ़ा है, कितना मनी मल्टीप्लायर हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमें इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा वो मनी मल्टीप्लायर निकालने के लिए कह रहा है ना, तो मनी मल्टीप्लायर निकालना है, और 1 में LRR उसने कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप इसको इससे डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 to the 10। ठीक है, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगाया 0, 5 to the 10 हो जाएगा, तो 0.2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, आप इसको परसेंट में जो बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.2 मल्टीप्लाई कर दे परसेंटेज में, तो कितना आ जाएगा आपका 20। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 20 गुना। ठीक है, तो 20 गुना जो है 20% जो है वो कह सकते हैं आप क्या हुआ है इसमें, वृद्धि जो हुई है। ठीक है, 20% जो है वृद्धि हुई है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, जो है जो धन गुणांक का ये फॉर्मूला लगा के, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं भाई कि कितना जो है मुद्रा सृजन जो है वो बैंक द्वारा किया गया है। ठीक है, तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य बताइए। ठीक है, तो जो हमारे देश में जो केंद्रीय बैंक है RBI है, उसका मुख्य काम क्या है। तो केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक RBI भारत का केंद्रीय बैंक है जो देश की बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। यह नोट जारी करने वाली एकमात्र एजेंसी है और मुद्रा की आपूर्ति भी नियंत्रित करता है। तो RBI हमारा सेंट्रल बैंक है। ठीक है, और क्या करता है भाई, ये एकमात्र एजेंसी है जो नोट जारी कर सकती है और मुद्रा की आपूर्ति पे पूरा नियंत्रण भी जो किसका होता है, वो RBI का होता है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और यह 1934 के RBI अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य देखते हैं। तो सबसे पहले सरकार का बैंकर है। RBI सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है और देश के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है, यानी जो भी विदेशों से लेन देन होता है वो सारा किसी कंट्रोल में होता है, वो
आरबीआई कंट्रोल में होता है, और सरकार के लिए जो भी काम करना होता है बैंक के तौर पे वो आरबीआई ही करता है। मुद्रा निर्गम, आरबीआई भारत में मुद्रा नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार रखता है। एक के नोट जो है और जो सिक्के को छोड़कर सभी नोट आरबीआई जारी करता है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है 1 रुपए के नोट को। मौद्रिक नीति का निर्माण और नियंत्रण, आरबीआई बाजार दरें, नगद आरक्षित अनुपात, वैधिक तरल अनुपात, एसएलआर आदि तय करता है। तो देश के अंदर जो सीआरआर है, यानी जो नगद आरक्षित अनुपात है या वैधानिक तरल अनुपात है, उसको तय करने का काम भी किसका है, वो जो है हमारे यहाँ आरबीआई का है। ठीक है, तो मौद्रिक नीति जो बनाता है वो भी कौन बनाता है, आरबीआई ही बनाता है और नियंत्रण रखता है। बैंकों का नियमन और पर्यवेक्षक, आरबीआई वाणिज्य बैंक और सहकारी बैंकों को लाइसेंस देता है। तो जितने भी वाणिज्य बैंक देश के अंदर खुलते हैं उन सबका जो देख रेख और लाइसेंस देने का काम जो है वो किसका है, आरबीआई का है। उनके कामकाज की निगरानी करता है और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो जो भी कामकाज वाणिज्य बैंक करते हैं उनको मॉनिटर करने का काम करना है, उनकी देखरेख करने का काम है, ताकि ग्राहकों को कोई नुकसान ना हो। ये सब चीजें भी देखने का काम जो है आरबीआई का होता है। अंतिम ऋणदाता, जब बैंकों को आकस्मिक धन की आवश्यकता होती है तो आरबीआई उन्हें ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, मान लीजिए अगर वाणिज्य बैंकों के पास पैसा नहीं है, ठीक है, अगर उस बैंक में कोई समस्या आ रही है तो उन समस्याओं को दूर करने या उन्हें अगर ऋण की जरूरत है, ऋण देने का काम जो है वो कौन करता है, आरबीआई ही करता है। तो वाणिज्य बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता कौन है, आरबीआई है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन, आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है। तो जितने भी विदेशी मुद्रा का देख रेख है, लेन देन है, वो सारा कौन करता है, आरबीआई करता है। ये भारतीय रुपए की स्थिरता बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को सुगम बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है भाई, तो भारत की रुपए है उसकी स्थिरता बनी रहे, और जो भी विदेशी से लेन देन है वो सारा जो कंट्रोल है वो किसके होता है, वो सब कंट्रोल करता है आरबीआई। वित्तीय स्थिरता और विकास, आरबीआई वित्तीय संकट से अर्थव्यवस्था की रक्षा करता है, यानी देश के अंदर कोई भी वित्तीय संकट आ रही है तो उसकी रक्षा का काम भी जो किसका है, आरबीआई का है। डिजिटल भुगतान प्रणाली, वित्तीय साक्षरता और सुरक्षित बैंकिंग को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो जो भी वित्तीय लेन देन है या जो भी डिजिटल लेन देन है, जो भी बैंकों से संबंधित प्रक्रियाएं हैं या कुछ भी जागरूकता फैलाना है, तो ये सारा काम जो है वो आरबीआई करता है। विदेशी मुद्रा का संरक्षक, आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करता है और विनिमय दर की स्थिरता के लिए प्रबंधित फ्लोटिंग का उपयोग भी करता है। तो भाई विदेशी मुद्रा का संरक्षक है, हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा रहे ताकि विदेशों में लेन देन आसानी से हो सके, तो इन सब चीजों को ध्यान में कौन रखता है भाई, आरबीआई रखता है। ठीक है, और जितनी भी मुद्रा की संरक्षण की जरूरत है उनको रखता है। अगर व्यापार में कुछ समस्या आ रही है या हमारे रुपए में कुछ समस्या आ रही है, तो ये सारी चीजें जो व्यापार से संबंधित है वो सब आरबीआई जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, समाशोधन ग्रह, आरबीआई व्यावसायिक बैंकों के बीच लेन देन को निपटारा करता है जिससे नगद लेन देन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, तो जो भी बैंक होते हैं आपस में उनका जो भी लेन देन होता है वो डायरेक्ट आरबीआई के द्वारा सोल्व कर दिया जाता है, जो भी लेन देन होता है, ताकि नगद की जो समस्या ना हो सके। तो उनका जो भी लेन देन होता है वो सारा आरबीआई क्लियर करवा देता है। ऋण पर नियंत्रण, आरबीआई अर्थव्यवस्था में ऋण की आपूर्ति को नियंत्रित करता है जिससे मुद्रास्फीति और अस्फीति निपटाने में मदद मिलती है। तो ऋणों पर नियंत्रण रखता है भाई कि ऋण की क्या दर रखनी है, कम करनी है, कब ज्यादा करनी है, ताकि मुद्रास्फीति ना हो जाए या मुद्रा अस्फीति ना हो जाए। तो ये सारी चीजें जो हैं कंट्रोल में करने का काम भी आरबीआई का ही होता है। केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति पर मात्रात्मक उपकरण नियंत्रण कैसे करता है, तो किस तरह से केंद्रीय बैंक जो है वो मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रण करता है मात्रात्मक रूप से, ये समझना है इसके अंदर। ये उपकरण संपूर्ण धन की आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी जो भी हमारे देश के अंदर मनी सर्कुलेशन है उस पर ध्यान में रख के किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, बैंक दर सबसे पहला मात्रात्मक उपकरण है। यह वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। बैंक दर बढ़ने पर ब्याज दरें बढ़ती हैं जिससे ऋण महंगा होता है, मंदी में इसे घटाकर सस्ते ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। तो बैंक दर क्या होती है भाई, आप कभी भी लोन लेने जाएंगे बैंक में तो आपको एक इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है बैंक को। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, बैंक दर कहा जाता है। तो जब आरबीआई को लगता है भाई मनी का सर्कुलेशन मार्केट में ज्यादा है तो वो क्या करता है, बैंक दर को बढ़ा देता है ताकि मनी को कंट्रोल में किया जा सके। अब लगता है भाई मार्केट में पैसे की ज्यादा जरूरत है तो क्या करता है, बैंक दर को कम करवा देता है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिल सके, ऋण मिल सके। खुले बाजार की प्रक्रिया, आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदता बेचता है। प्रतिभूतियां बेचने पर बैंकों से नगद खींचता है जिससे उनकी ऋण देने की क्षमता घटती है। विपरीत स्थिति में खरीदने से ऋण उपलब्धता बढ़ती है। तो भाई खुले बाजार की प्रक्रिया है, मतलब कि जो आरबीआई है, ठीक है ना, वो क्या करता है भाई कि सरकार की जो प्रतिभूतियां होती हैं कई बार उनको खरीदने और बेचने का काम करता है। मान लीजिए अगर बैंकों के पास ज्यादा पैसा होता है तो गवर्नमेंट कुछ ऐसी प्रतिविधियां निकालती है आरबीआई के द्वारा, जिससे क्या होते हैं, बैंकों के पास जो पैसा होता है वो सोचते हैं कि भाई आरबीआई से वो प्रतिभूतियां खरीद ली जाए ताकि ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो इससे क्या होता है, बैंक के पास जो पैसा होता है वो कहाँ चला जाता है, आरबीआई के पास चला जाता है। तो वो क्या करता है, मार्केट से पैसा जो है खींच लेता है। और ऐसे ही जब जरूरत पड़ती है बैंकों को तो
आरबीआई क्या करता है, वो जो सरकारी प्रतिभूतियां जिनके पास होती हैं वो सरकारी प्रतिभूतियां क्या करता है, वापस खरीद भी लेता है, जिससे मनी का फ्लो जो है वो मार्केट में हो सके। तो ये काम भी जो है किसका है, आरबीआई का है। रेपो दर, यह वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। मुद्रास्फीति में इसे बढ़ाकर धन की आपूर्ति कम की जाती है, जबकि अपस्फीति में घटाकर बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो रेपो दर क्या होता है, मान लीजिए कुछ समय के लिए किसी बैंक को अगर ऋण की जरूरत होती है कम समय के लिए, तो अल्पकालीन ऋण जो है वो आरबीआई देता है। ठीक है, तो वो देखता है कि भाई अगर पैसा ज्यादा मार्केट में फ्लो करना है तब तो क्या करेगा भाई, वो रेपो दर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा अगर मार्केट से पैसा निकालना है, और अगर मार्केट में पैसा बढ़ाना है तो वो क्या करता है, घटा देता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करता है, वो मनी क्रिएशन को जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति को कंट्रोल करने का काम करते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये वाणिज्य बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से जमा स्वीकार करता है, इससे बैंकों को ब्याज आय मिलती है। तो रिजर्व रेपो रेट का मतलब ये है कि भाई अगर कई बार क्या होता है, जो रिजर्व बैंक कहता है कि भाई आपके पास अगर ज्यादा पैसे हैं तो आप हमें दे दो, तो आरबीआई उसके बदले क्या देता है उनको, ब्याज देता है। तो उसे ही क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट, यानी वाणिज्य बैंकों को आरबीआई के द्वारा ब्याज दिया जाता है उनके पैसे के लिए। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, रिजर्व रेपो रेट दिया जाता है। तो ये भी वैसे ही काम करता है भाई, मनी सर जब मनी की जरूरत ज्यादा होती है तो क्या किया जाता है, इसे कम किया जाता है, और अगर कम होती है तो इसे क्या कर दिया जाता है, बढ़ा। अगर मान लीजिए मार्केट में पैसा ज्यादा चाहिए, ठीक है, कि भाई मार्केट में जो पैसे की कमी हो गई है, पैसा बढ़ाना है, तो रिजर्व रेपो रेट क्या करेगा, गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, इनको लगता है कि भाई हमारे पास पैसा रखने से ज्यादा है कि मार्केट में पैसा जाए, तो वो क्या करेगा भाई, रिवर्स रेपो रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इससे क्या करेंगे, वाणिज्य बैंक कहाँ देंगे भाई, लोगों को लोन देंगे, क्योंकि वहां से उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा। और वहीं अगर लगता है कि भाई कि वाणिज्य बैंकों से पैसा ज्यादा लेना हमें चाहिए, आरबीआई को मार्केट में ज्यादा पैसा है, तो ये क्या करते हैं, उस रेट को कम कर ज्यादा बढ़ा देते हैं कि हम भाई ब्याज ज्यादा देंगे वाणिज्य बैंकों को। तो वाणिज्य बैंक क्या करते हैं भाई, पैसा कहाँ देते हैं, आरबीआई के पास रखते हैं, तो इससे उनको ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है। नगद आरक्षित अनुपात, यह कुल जमा राशि वह न्यूनतम प्रतिशत है जिसे आरबीआई के पास रखना आवश्यक है। सीआरआर घटाने से मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है, जबकि बढ़ाने से कम होती है। ठीक है, यानी जब बैंक जो होते हैं, बैंकों के पास जब पैसा आता है तो एक प्रतिशत जो होता है सीआरआर के रूप में उसे कहाँ रखना पड़ता है, न्यूनतम प्रतिशत के रूप में उसे कहाँ रखना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ठीक है, यानी जो भी पैसा अगर किसी बंदे ने जमा करवाया है कहाँ पर, मान लीजिए आरबीआई, मान लीजिए एक वाणिज्य बैंक है, ठीक है, इस बैंक में जो भी पैसा आता है, जो भी पैसा इस बैंक में आया है उसका, मान लीजिए अगर इसमें 1,000 रुपये आया है, तो उसमें मान लीजिए अगर सीआरआर ये तय कर दिया गया भाई कि 10% है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, जो 100 रुपये है वो आरबीआई के पास जमा कराना पड़ता है, किनको, वाणिज्य बैंकों को। तो उसे क्या कहा जाता है, सीआरआर कहा जाता है। तो कई बार क्या होता है भाई, लगता है कि मार्केट में पैसा जो है वो ज्यादा जाना चाहिए, ज्यादा पैसा जाने के लिए क्या करेगा भाई, जो ये 10% है इसको क्या कर देगी आरबीआई, 5% कर देगी। ठीक है, और तो उससे क्या होगा भाई, जब 5% करेगी इसका मतलब क्या होगा, पैसा बच गया, तो पैसा कहाँ जाएगा, और मार्केट में जाएगा। लेकिन अगर वहीं अगर लगता है भाई आरबीआई को भाई मार्केट में पैसा ज्यादा जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, इसको 15% कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पैसा जो होगा वो कम मार्केट में जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं, सीआरआर के द्वारा भी जो है कंट्रोल किया जाता है वाणिज्य बैंकों को आरबीआई के द्वारा। ठीक है, ऐसे वैधानिक तरल अनुपात होता है एसएलआर, यह परिसंपत्तियां एक निश्चित प्रतिशत रूप में बनाए रखने की आवश्यकता होती है। एसएलआर बढ़ने से मुद्रा आपूर्ति कम होती है और घटने से बढ़ती है। तो एसएलआर भी सेम होता है, ये वाला जो होता है वो आरबीआई के पास रखा जाता है, ये बैंक को अपने पास तरल के रूप में रखना पड़ता है। ठीक है, ताकि अगर भाई ग्राहक पैसा लेने आ रहे हैं तो उनको भी पैसा मिलता रहे, ऐसा नहीं कि बैंक में पैसे की कमी हो जाए। तो इसलिए एसएलआर के रूप में, ये तरल के रूप में कहाँ रखना पड़ता है, परिसंपत्तियों को बैंक के पास रखना पड़ता है। ठीक है, तो सेम ऐसा इसमें भी होता है कि अगर गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, 10% अगर है उसको 5% करेगी, तो इससे क्या होगा भाई, पैसा क्या है, कम रखना पड़ेगा बैंक के अंदर, तो ज्यादा पैसा मार्केट में जाएगा। वहीं अगर लगता है भाई पैसा मार्केट में ज्यादा आ रहा है, तो इसको क्या कर देगी, 15% कर देगी आरबीआई। तो इससे क्या होगा, बैंकों में तरल संपत्ति के रूप में ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा, तो मार्केट में कम पैसा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के द्वारा बैंकिंग सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, केंद्रीय बैंक आरबीआई मुद्रा आपूर्ति पर गुणात्मक उपकरण नियंत्रण कैसे करती है। ठीक है, तो गुणात्मक रूप से भी नियंत्रण करती है आरबीआई, कैसे, नैतिक दबाव डालकर आरबीआई बैंकों को मौद्रिक नीति का पालन करने के लिए राजी करती है, जैसे सलाह और चर्चाओं के माध्यम से। यानी अगर लगता है भाई कि मार्केट में पैसे का फ्लो करना चाहिए, लोन देना चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है भाई कि आप ऐसी मौद्रिक नीति बनाती है जिससे क्या हो कि जो बैंक हैं वो लोन ज़्यादा प्रोवाइड करें। नैतिक दबाव डालेंगे भाई, मार्केट में ज़्यादा लोन दो, किसानों को ज़्यादा लोन दो, ठीक है, उद्योगों को ज़्यादा लोन दो, जिससे क्या हो सके, अर्थव्यवस्था अच्छे से चल सके। ठीक है, तो ये गुणात्मक उपकरण है। मार्जिन आवश्यकता, यह ऋण की राशि और सुरक्षा के मूल्य के बीच का अंतर है। मार्जिन बढ़ने से उधारी कम होती है और घटने से बढ़ती है। तो इसमें क्या होता है, मार्जिन का मतलब होता है कि जब भी आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक
आपसे सिक्योरिटी के रूप में कुछ लेती है। मान लीजिए आपके पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है, तो आपको लोन चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको 10 लाख का लोन ना देके बल्कि क्या करेगी भाई, 70 लाख का लोन देगी। ठीक है, तो 30 लाख जो है, सॉरी 7 लाख का लोन देगी, सॉरी, और 3 लाख जो है वो क्या करेगी भाई, मार्जिन रखेगी उस प्रॉपर्टी से। ठीक है, ऐसा इसलिए करती है ताकि भाई मार्केट में पैसा ज्यादा ना जाए। तो 7 लाख का वो लोन देगी, तो ये क्या हो गया, मार्जिन कितना हो गया आप देखेंगे तो भाई 3 का है। वहीं अगर गवर्नमेंट क्या करे, इस मार्जिन को कम भी कर सकती है। मान लीजिए वो कहते हैं कि भाई 10 लाख की अगर आपके पास प्रॉपर्टी, आपको 10 लाख का लोन चाहिए और 10 लाख की आपकी प्रॉपर्टी है, तो आपको लोन कितना देंगे हम, लोन आपको देंगे हम 9 लाख का। ठीक है, तो इसका मतलब 1 लाख का जो है वो प्रॉपर्टी से कम हो गया उसका, तो मार्जिन कितना हो गया, अब 1 का हो गया। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है भाई, कि देखती है कैसी सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हिसाब से मार्जिन की जो आवश्यकता राशि जो होती है वो कम या ज्यादा कर देती है। ठीक है, तो जो आपकी प्रॉपर्टी होगी 10 लाख की, तो मार्जिन कम करना है या ज्यादा करना है, ये जो होता है वो आरबीआई का काम होता है। ठीक है, तो उसको लगता है भाई बढ़ाना है तो बढ़ा देगी, घटाना है तो घटा देगी। क्रेडिट राशनिंग ये चुनिंदा क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को सीमित करने के लिए ब्याज दरों को निर्धारित करती है। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट भाई क्रेडिट राशनिंग करती है, कहती है कि भाई कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जरूरत है लोन की, तो प्रोवाइड कराई जाए किसान वगैरह छोटे कारीगर वालों को। तो ये जो होता है क्रेडिट राशनिंग होता है। ठीक है, वाणिज्य बैंक और केंद्रीय बैंक में क्या अंतर है, तो देखिए वाणिज्य बैंक जो होते हैं ये संस्था जो विभिन्न कार्य करती है, जैसे जमा स्वीकार करना, निवेश करना, लाभ कमाने के उद्देश्य से, और ऋण प्रदान करना। तो ये सारा किसका काम है, वाणिज्य, यानी ग्राहकों को ये सारी सुविधा कौन देते हैं, वाणिज्य बैंक देते हैं। वहीं जो केंद्रीय बैंक होता है ये एक शीर्ष निकाय है जो देश की बैंकिंग और मौद्रिक संरचना को नियंत्रित करना, संचालित करना, विनियमित करना और निर्देशित करना। ठीक है, तो ये जो भी वाणिज्य बैंक कार्य करते हैं उसका पूरा नियंत्रण जो है वो केंद्रीय बैंक के पास होता है। देश के अंदर जो भी मौद्रिक नीति वगैरह होती है वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही, बैंक अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सारा केंद्रीय बैंक का काम होता है। निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र के स्वामित्व और नियंत्रण में हो सकता है, तो ये सरकारी भी हो सकते हैं क्षेत्र और निजी भी। तो आप देखेंगे वाणिज्य बैंक में सरकारी भी है, जैसे एसबीआई वगैरह हो गए, आईसीआईसी हो गए, एचडीएफसी हो गए, ये प्राइवेट बैंकिंग भी आपको देखने को मिलती है। आमतौर पर सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में रहती है, तो आरबीआई जो है वो टोटल गवर्नमेंट के नियंत्रण में रहती है। किसी देश की बैंकिंग संरचना का एक भाग होता है और केंद्रीय बैंकों के नियंत्रण में कार्य करता है। ठीक है, तो ये बैंकिंग संरचना का एक भाग है वाणिज्य बैंक, और ये किसके नियंत्रण में होते हैं, ये केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में काम करते हैं। मुद्रा बाजार में एक शीर्ष संस्था है, तो ये जो होती है भाई एक इपेक्स संस्था होती है देश के अंदर जो मुद्रा बाजार को देखती है। वाणिज्य बैंक को मुद्रा जारी करने का अधिकार नहीं होता, तो ये मुद्रा जारी नहीं कर सकते। केंद्रीय बैंक को मुद्रा जारी करने का एक अधिकार होता है, भाई यही इनके पास ही अधिकार है, ये मुद्रा जारी करेंगे। मुख्य उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, मेन उद्देश्य इनका कि भाई ये ज्यादा लाभ कमा सके। कोई लाभकारी उद्देश्य नहीं होता, ये सार्वजनिक हित में कार्य करते हैं। ठीक है, तो इनका कोई जो है लाभकारी उद्देश्य नहीं होता, बल्कि ये देश में जो जनता है उनके हित के लिए, सार्वजनिक हित के लिए काम करते हैं। सीधे जनता से लेन देन करते हैं ये सीधे जनता से लेन देन नहीं करते। ठीक है, इनका जो लेन देन होता है वो वाणिज्य बैंकों से होता है। किसी देश में वाणिज्य बैंकों संख्या बहुत अधिक होती है, उदाहरण भारत में एसबीआई। तो भारत में आप देखेंगे बहुत सारी बैंकिंग व्यवस्था आपको देखने को मिल जाएगी, अलग अलग क्षेत्रों में, छोटे बड़े प्राइवेट सरकारी, बहुत सारे वाणिज्य बैंक आपको देखने को मिलेंगे। किसी देश की केवल एक केंद्रीय बैंक होता है, उदाहरण भारत में आरबीआई। तो किसी भी देश का सिर्फ एक ही केंद्रीय बैंक होता है, जैसे आरबीआई। आइए हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है सरकार का बजट और अर्थव्यवस्था। पहला इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बजट के उद्देश्य बताइए। यानी एक देश की जो गवर्नमेंट होती है उस देश के कल्याण के लिए जब बजट बनाती है तो उसमें क्या क्या उद्देश्य रखती है। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है आय और संपत्ति का पुनर्वितरण करना। यानी बजट का लक्ष्य अमीर और गरीब के बीच जो आय की असमानता होती है उसको कम करना होता है। सरकार समाज के अमीर वर्ग पर अधिक कर लगाती है और गरीब वर्ग के लिए कल्याण पर कुछ कार्य या खर्च करती है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, वृद्धा पेंशन योजना हो गया, बेरोजगारी भत्ता हो गया। तो ये इसलिए चलाए जाते हैं क्योंकि भाई उनके पास आय के साधन कम होते हैं, वो अपनी बेसिक सुविधाएं जो है वो नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी योजनाएं बनाती है, ऐसे कल्याणकारी योजनाएं बनाती है ताकि उनको भी क्या मिल सके, आय में समानता मिल सके। इस प्रकार इसका उद्देश्य आय और संपत्ति की असमानता को कम करना होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है भाई, आय और संपत्ति की जो असमानता है उसको कम करना चाहती है बजट के माध्यम से। दूसरा, संसाधनों का पुनः आवंटन कराना। बजट का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण और लाभ के सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों के बीच संतुलन स्थापित करना होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है भाई, सार्वजनिक कल्याण का काम करती है और समाज में सभी तबकों को लाभ मिल सके इसके लिए ध्यान देती है। सरकार सार्वजनिक वस्तुएं जैसे पार्क, जल आपूर्ति आदि का
उत्पादन करती है और साथ ही किसी विशेष क्षेत्र विशेष उत्पाद में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए रियायतें और सब्सिडी देती है। यानी देश के अंदर जो भी कल्याणकारी कार्य हैं वो सारे काम करती है गवर्नमेंट, जैसे पार्क बनवाना, जल की आपूर्ति, सड़क वगैरह का ध्यान रखना, ठीक है। या अगर कहीं पे जरूरत है भाई कि जो गरीब तबका है उस जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए सब्सिडी वगैरह का भी रियायत देने का काम करती है। जैसे आपने देखा होगा एलपीजी सिलेंडर वगैरह हो गया, इन पे सब्सिडी वगैरह देती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सारे काम जो है गवर्नमेंट करती है ताकि लोगों तक जो है संसाधन पहुंच सके। उदाहरण, खादी उत्पादन के लिए सब्सिडी और शराब पर उच्च कर, जैसा आपने एक उदाहरण देख सकते हैं इसके अंदर दिया हुआ है कि जो खादी उत्पादन करते हैं उनको गवर्नमेंट क्या करती है भाई, टैक्स में छूट देती है। वहीं जो शराब है उस पर क्या है, ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, ठीक है, ताकि उससे ज्यादा आमदनी और लोगों के लिए और ज्यादा काम किए जा सके। आर्थिक स्थिरता, सरकार आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियां अपनाती हैं। यानी एक देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था जो है वो सही रहे, स्थिर रहे, तो उसके लिए बहुत सारे लोक कल्याणकारी जो काम है वो बजट के अंदर रखे जाते हैं। मुद्रास्फीति, महंगाई के दौरान सरकार अधिशेष बजट नीति अपनाती है जिससे वे अपने खर्च को कम करती है और कर बढ़ाती है। तो मुद्रास्फीति भी एक, इसमें क्या करती है गवर्नमेंट भाई, अपने जो भी खर्चे हैं उनको कम करेगी, ठीक है, और जो कर है थोड़ा बढ़ाएगी ताकि ज्यादा आमदनी हो सके। मंदी में क्या करती है भाई, मूल्य गिरावट करती के दौरान सरकार घाटा बजट नीति अपनाती है जिसमें वह अपने खर्च को बढ़ाती है और करों में कमी करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, अगर मूल्य मंदी का दौर है तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, खर्चा बढ़ाएगी, खर्चा बढ़ाएगी तो उससे क्या होगा, मार्केट में भाई लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। और अगर खर्चा बढ़ेगा तभी तो काम आएगा, ठीक है। तो एक अर्थव्यवस्था क्या होगी, चलनी शुरू होगी। तो ये क्या करती है, बजट में गवर्नमेंट क्या होती है, कुछ ऐसी नीतियां अपनाती है। अगर महंगाई बढ़ गई है तो क्या करती है, महंगाई को कम करने का प्रयास करती है बजट के माध्यम से, और अगर मंदी है तो मंदी को खत्म करने का भी प्रयास जो है बजट के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। किस तरह से करते हैं, तो महंगाई के दौरान क्या करा जाता है, अधिशेष बजट लाया जाता है, यानी ज्यादा महंगाई हो रही है तो खर्चे को कम किया जाता है। वहीं जब मंदी आती है तो क्या किया जाता है, घाटा बजट नीति अपनाई जाती है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है भाई, कि खर्चों को थोड़ा बढ़ाया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था अच्छे से चल सके, ठीक है। इस प्रकार सरकार अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है भाई, आर्थिक स्थिरता भी लेकर आती है बजट के माध्यम से। सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन करती है सरकार, कई सार्वजनिक उद्यम स्थापित करती है। बजट तैयार करते समय इन उद्यमों के प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रावधान किए जाते हैं जिससे उनका सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके। तो गवर्नमेंट भी भाई बहुत सारी सार्वजनिक संस्थाएं चला रही हैं तो उनके लिए भी बजट बनाना पड़ता है ताकि वो भी अच्छे से चल सके, तो उन पर भी खर्चा करती है गवर्नमेंट। गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, बजट का एक प्रमुख उद्देश्य गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असमानता को कम करना होता है। तो इसके लिए भी बहुत सारा प्रावधान और बहुत सारी नीतियां बनाई जाती हैं, बहुत सारी जगहों पर पैसा खर्च किया जाता है। सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, रोजगार सृजन के कार्यक्रम और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रावधान करती है ताकि समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जा सके। यानी जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, जहां पर समस्याएं हैं, तो कल्याणकारी योजनाएं बनाकर वहां पर खर्चा करके वहां पर और ज्यादा सपोर्ट करके उस क्षेत्र को और अच्छा बनाया जा सके, ठीक है, और जो समस्याएं को खत्म किया जा सके। तो ये सारी चीजें भी हैं बजट में रखे जाते हैं। राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति के बीच में क्या अंतर है, तो देखिए राजस्व प्राप्तियां क्या आती हैं, ये वे सरकारी प्राप्तियां होती हैं जो किसी परिसंपत्ति में कमी या किसी देनदारी के निर्माण का कारण नहीं बनती। यानी इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को पैसा आता है, गवर्नमेंट को कुछ देना नहीं पड़ता। पूंजीगत प्राप्तियां, ये वे सरकारी प्राप्तियां होती है जो परिसंपत्तियों में कमी या देनदारियों का निर्माण करती हैं। तो पूंजीगत प्राप्तियां होती है, इसमें गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तभी कोई ना चीज गवर्नमेंट को मिलेगी, ठीक है। ये बार बार होने वाली प्राप्तियां हैं, यानी जो कर है, राजस्व है, वो तो निरंतर मिलता ही रहता है गवर्नमेंट को, तो ये बार बार चीजें मिलती हैं। ये गैर आवर्ती प्राप्तियां होती हैं, यानी एक बार में, यानी गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो एक बार ही खरीदी जाएगी ना, तो ये क्या होता है, एक बार होने वाली प्रक्रिया होती है। ऋण सृजन, राजस्व प्राप्तियां ऋण सृजन नहीं करती तो इसमें कोई ऋण नहीं आता, लेकिन कुछ प्राप्तियां ऋण इसमें जो होता है, जो पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, इसमें क्या होता है भाई, ऋण सृजन होता है। अगर गवर्नमेंट ने क्या दिया भाई, किसी को उधार दिया है तो उसके बदले क्या होगा, गवर्नमेंट को ऋण मिलेगा। या गवर्नमेंट ने किसी से भाई उधार लिया तो गवर्नमेंट को भी ऋण देना पड़ेगा। तो उदाहरण के तौर पर इसमें कर प्राप्तियां होती हैं, शुल्क आता है, जुर्माने होते हैं, ब्याज होता है, दंड होता है। इसके अंदर ऋणों की वसूली हो गई, विनिवेश हो गया या उधार हो गया, तो ये सारी जो होती हैं पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, ठीक है। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच में क्या अंतर है, तो देखिए राजस्व व्यय वे सरकारी व्यय होते हैं जो किसी परिसंपत्ति के निर्माण या किसी देनदारी को कम करने में सहायक नहीं होते, ठीक है। तो ये भाई जो राजस्व आता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या करती है, राजस्व को पैसा खर्च करती है, इसमें कोई लेनदारी नहीं होती या कोई परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता, ठीक है। वही जब हम पूंजीगत व्यय की बात करते हैं तो वे सरकारी व्यय होते हैं जो किसी परिसंपत्ति के निर्माण या किसी देनदारी को कम करने में सहायक होते हैं। तो ये क्या करते हैं भाई, ये परिसंपत्तियों को बनाते हैं या देनदारियों को कम करते हैं, ठीक है।
ये बार बार होने वाला व्यय होता है, यानी ये हमेशा खर्च होता रहता है। ये गैर आवर्ती व्यय होता है, यानी एक बार किया जाता है, बार बार नहीं किया जाता। ठीक है, ये सरकार के सामान्य संचालन को बनाए रखने के लिए किया जाता है। ये क्या होता है भाई, ताकि सरकार अच्छे से चल सके, इसलिए ये खर्चा किया जाता है सरकारी संस्थाओं पर। ये परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और ऋण देने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या होता है भाई, जो परिसंपत्तियां होती हैं उनका अधिग्रहण करना होता है या किसी को ऋण देना होता है, तो इनका जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये उद्देश्य होता है। उदाहरण, ब्याज हो गया, सरकारी सहायता हो गई, कर संग्रह हो गया, व्यय हो गया, दान हो गया, पेंशन हो गया, तो ये सारे क्या है, राजस्व व्यय हैं। ठीक है, वही जब पूंजीगत व्यय की बात करते हैं, जैसे मशीनरी का अधिग्रहण, यानी गवर्नमेंट ने कोई मशीन खरीदी, स्कूल खरीद बनवाए, अस्पताल हो गए, इमारतों का निर्माण हो गया, ऋण की अदायगी हो गई, तो ये सारी किस चीज पे आती है, पूंजीगत व्यय के अंदर आती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बीच में अंतर बताइए। तो देखिए, प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, कर जिसका भार और देनदारी एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। प्रत्यक्ष कर क्या भाई, डायरेक्ट आप पे पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, जैसे इनकम टैक्स हो गया आपका। कर जिसका प्रारंभिक भार किसी व्यक्ति पर होता है, लेकिन वह इसे दूसरे पर थोप देता है। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा भाई, वो कर जो होगा वो किसी और को देना होगा, लेकिन वो क्या करेगा, किसी और व्यक्ति के ऊपर डाल देता है उसे। भुगतान करदाता स्वयं कर का भुगतान करता है, तो इसमें भाई कर स्वयं देना पड़ेगा। उपभोक्ता अंततः कर का भुगतान करता है, और इसमें क्या होता है, जो उपभोक्ता होता है वो बिल्कुल एंड में भुगतान करता है, एंड में जो वस्तु का इस्तेमाल करेगा वो टैक्स देता है। उदाहरण, आयकर, निगम कर और संपत्ति कर। यहाँ पर आप देखेंगे वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, ये सारे जो आते हैं आपके अप्रत्यक्ष कर आते हैं। प्रभाव, आय पर प्रत्यक्ष प्रभाव पर डालता है, यानी जो आपकी आय है उसमें से कट रहा है, तो इसका मतलब प्रत्यक्ष प्रभाव डाल रहा है। ये वस्तु और सेवाओं की कीमतों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ये किस पे लगाया जाता है प्रत्यक्ष कर, वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाता है। ठीक है, तो उनकी कीमतों पर इफेक्ट डालता है। प्रगतिशील होता है, यानी आय बढ़ने पर दर भी बढ़ जाती है, यानी जैसे आपकी आय बढ़ेगी आपका जो इनकम टैक्स स्लैब है वो भी जो है बढ़ जाता है। प्रतिगामी होता है, कम आय वाले भी समान दर का भुगतान करते हैं। प्रतिगामी है क्योंकि भाई सामान हर कोई खरीदता है और हर सामान पर एक जैसा टैक्स होता है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, तो इस पर असर सबका पड़ता है, चाहे उसकी आय कम हो या ज्यादा हो। ठीक है, बजट घाटा क्या होता है, तो बजट घाटा उस स्थिति को दर्शाता है जब किसी सरकार का कुल व्यय उसके कुल राजस्व से अधिक होता है। यह आर्थिक प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण संकेतक है और दर्शाता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उधारी की आवश्यकता है। तो बजट घाटा क्या है, यानी गवर्नमेंट को जितना पैसा आया नहीं उससे ज्यादा गवर्नमेंट ने पैसा खर्चा कर दिया, तो उसे क्या कहा जाता है, बजट घाटा कहा जाता है। तो जब कुल व्यय, ठीक है ना, और कुल प्राप्तियों से क्या हो, अधिक हो, यानी गवर्नमेंट ने खर्चा ज्यादा किया और जो प्राप्तियां थी वो कम थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, बजट घाटा हुआ। तो बजट घाटा यानी कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। बजट घाटे के प्रकार, तो पहला आता है आपका बजट घाटे में राजस्व घाटा। तो जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं, राजस्व घाटा, यानी उतना राजस्व पर व्यय कर दिया गया जितना राजस्व प्राप्तियां नहीं हुई थी, तो उसे क्या कहा जाएगा, राजस्व घाटा कहा जाएगा। तो राजस्व घाटा क्या हो गया, राजस्व में से माइनस किया राजस्व प्राप्तियां। राजकोषीय घाटा क्या होता है, जब कुल व्यय टोटल एक्सपेंडिचर कुल प्राप्तियों से अधिक होता है लेकिन इसमें उधारी को शामिल नहीं किया जाता, तो उसे क्या कहा जाता है, राजकोषीय घाटा। ठीक है, उधारी छोड़कर जो कुल प्राप्तियां हुई थी उसमें से कुल जो व्यय हुआ है उसको माइनस कर देते हैं, तो क्या आता है, राजकोषीय घाटा आता है। यानी राजकोषीय घाटा इक्वल टू कुल व्यय में से कुल प्राप्तियां उधारी को छोड़कर। ठीक है, राजकोषीय घाटा बजट घाटा प्लस उधारी को भी कहा जा सकता है। राजकोषीय घाटा राजस्व घाटा प्लस कुल व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्तियां उधारी को छोड़कर, ऐसे भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इन तीन तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, राजकोषीय घाटा निकाल सकते हैं। प्राथमिक घाटा क्या होता है, जब राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर होता है। तो भाई राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच का जो अंतर होता है, एक तरह से कह सकते हैं आप उधार। इसका मतलब है कि यदि सरकार को अपने पुराने ऋण पर ब्याज नहीं चुकाना पड़े तो उसे वास्तविक घाटा कितना होगा। ठीक है, यानी क्या करना है भाई, इसमें नॉर्मल कहा जाता है कि जो प्राथमिक घाटा है एक तरह से उधार होता है। ठीक है, यानी कि ये तो गवर्नमेंट को देना ही पड़ता है। ठीक है, तो प्राथमिक घाटा हम कह सकते हैं, राजकोषीय घाटा में से क्या कर दें आप, ब्याज भुगतान कर दें, तो आपका क्या जाता है, प्राथमिक घाटा आ जाता है। ठीक है, संतुलित बजट के लाभ एवं हानि बताइए। लाभ क्या होता है, संतुलित बजट किसी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। तो संतुलित बजट क्या करता है भाई, कि अगर आपका बजट जो है संतुलित है, इसका मतलब आपकी जो वित्तीय व्यवस्था है वो बिल्कुल स्थिर है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। यह सरकार द्वारा अनावश्यक खर्चों को रोकता है। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है वो अनावश्यक खर्चा नहीं करती है। हानि क्या है इसका, संतुलित बजट सरकार की कार्यक्षमता और नीतिगत स्वतंत्रता को सीमित कर देता है। यानी आप संतुलित बजट बता रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत सारे लोक कल्याणकारी जो काम है वो नहीं करना चाहते। तो ये अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। तो इसका मतलब क्या, जब आप लोक कल्याणकारी काम नहीं करेंगे तो आर्थिक विकास क्या होगा, उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है,
बजट घाटा के लाभ एवं हानि। तो देखिए लाभ क्या है, बजट घाटा अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज करता है। यह सरकार को जन कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। यानी गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है भाई, पैसा खर्च कर रही है लोक कल्याणकारी पर, तभी तो ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए बजट जो है वो घाटे में जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या दिखाता है भाई, इससे हम आर्थिक विकास को देख सकते हैं। गवर्नमेंट भाई बेशक से पैसा उधार ले रही है, लेकिन उससे क्या कर रही है, आर्थिक विकास तो कर रही है। हानि, बजट घाटा वित्तीय अस्थिरता पैदा कर सकता है। तो भाई बजट घाटे में वित्तीय अस्थिरता आएगी, यानी अगर आपके पास उधार वगैरह ज्यादा हो गया, बजट अगर घाटे में जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है, वित्तीय अस्थिरता रहती ही है। यह सरकार द्वारा अनावश्यक और अव्यापी खर्चे को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट जो है पैसा ज्यादा खर्च कर रही है, पैसा ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी हो सकता है कि भाई जब गवर्नमेंट क्या कर देती है, कई बार बजट घाटे का कारण बनता है, गवर्नमेंट को जहां खर्चा नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट कई बार अनावश्यक खर्चा भी कर देती है। ठीक है, क्योंकि क्या करेगी भाई, पैसा नहीं है, उधार ले लिया, खर्चा कर दिया, बजट घाटे में जा रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि पैसा तो आ रहा है ना, तो इस वजह से कई बार समस्याएं भी हो जाती हैं, तो ये हानि भी है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है, न्यूमेरिकल्स आ जाता है। तो इसमें क्या क्वेश्चन है, पहला, सरकारी बजट से संबंधित आंकड़े दिए हुए हैं, निकालना है आपको राजस्व घाटा निकालना है। ठीक है, तो राजस्व घाटा कैसे निकाला जाता है, हमने फॉर्मूला देखा था, राजस्व में से क्या करें, राजस्व प्राप्तियां माइनस कर दें। ठीक है, तो राजस्व व्यय ये रहा आपका, और राजस्व प्राप्तियां ये रही। ठीक है, तो राजस्व व्यय कितना है 100, और राजस्व प्राप्तियां कितनी है आपकी 70। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 30, तो 30 अरब जो है वो आपका आ गया राजस्व घाटा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, राजकोषीय घाटा कह रहा है। तो भाई राजकोषीय घाटा क्या होता है, हमने फॉर्मूला देखा था, कुल व्यय माइनस करते हैं राजस्व प्राप्तियां प्लस उधार को छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, तो उधार को छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां देखना है। सबसे पहले कुल व्यय देखते हैं क्या है, तो कुल व्यय में अगर हम देखेंगे तो व्यय हमारा कहाँ कहाँ है, एक व्यय ये है, ठीक है, नियोजित पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय ये है, और गैर नियोजित पूंजीगत व्यय ये आपको दिख रहा है। ठीक है, 1 2 3, 3 व्यय हमें दिख रहे हैं, और व्यय नहीं है। ठीक है, टोटल 3 व्यय हैं, इनको देख लेते हैं। तो 120 हो गया आपका कुल व्यय, ठीक है, प्लस में हो गया आपका 100, प्लस में हो गया आपका 80। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुल व्यय। ठीक है, अब माइनस करना है क्या, राजस्व प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्तियां देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो आप देखेंगे भाई, एक ये आपकी राजस्व प्राप्तियां हैं, और उधार को छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां दे रखी हैं आपको। ठीक है, तो ये दो हो गई। सबसे पहले राजस्व प्राप्तियां देखते हैं कितनी है, 70 है आपकी। ठीक है, और प्लस में उधार को छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है, 140 है। ठीक है, ये हो गई। अब क्या करेंगे, इनको प्लस करके माइनस कर देंगे, इनको प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 300। ठीक है, माइनस में इनको प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 012। ठीक है, ये आ गया। इनको माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 9, आपका आ जाएगा कितना, अगर इनको माइनस करते हैं तो आपका आ जाएगा 90। ठीक है, तो 90 आ गया। तो कह सकते हैं आपका जो राजकोषीय घाटा है वो कितना है, 90 है। ठीक है, तो फॉर्मूले आपको याद रखने, फॉर्मूले से आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसके अंदर आता है, प्राथमिक घाटा पूछता है। तो प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला क्या होता है, राजकोषीय घाटे में से क्या करो आप, ब्याज भुगतान कर दो। तो राजकोषीय घाटा कहाँ है आपका, अगर आप देखें तो राजकोषीय घाटा ये रहा ना, हमने निकाला ही था राजकोषीय घाटा 90। ब्याज भुगतान कितना किया है, 30 किया हुआ है, तो ब्याज भुगतान आप कर दीजिए 30। ठीक है, तो 90 में से 30 गया तो कितना आ गया 60 अरब। ठीक है, तो 60 अरब आपका आ जाएगा क्या, प्राथमिक घाटा आ जाएगा। ठीक है, राजस्व घाटा आपका 30 अरब आ गया, और राजकोषीय घाटा जो आ गया आपका वो 90 अरब आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, बस फॉर्मूले आपको थोड़ा याद रखना है, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट हो तो जरूर करें।